मतलब एक गोली काफी होती है सर किसी भी बड़े से बड़े आतंकवादी को गिराने के लिए। मतलब एक निहत्थे आदमी को तुमने एनकाउंटर करना है, उसकी 3 गोलियां पैर में मारते हैं ऑटोमेटिक वेपन से। उसको जब लेके जा रहे थे वो गांव वालों को बोलता है कि मैं दोबारा आऊंगा आपके हक के लिए। पुलिस वालों को ये बात भी ईगो में लग गई कि यार हमने तो उसको 3 गोलियां मारी, साला फिर भी ये नहीं सुधर रहा। उसको ले जाने के बाद फिर एक माँ देख रही है, तो एक माँ के सामने आप उसके बेटे को गोलियां मार रहे हो सर। पुलिस ने क्यों किया ऐसा? इस आदमी ने देश के दुश्मनों का सफाया किया है बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन सडनली ये जो है बहुत विचलित हो गया है। भारत भूषण तिवारी जिसका एनकाउंटर जो है बिहार पुलिस ने किया, ये बहुत गुस्से में जाहिर किया कि कैसे उन लोगों ने एक बहुत ही निर्दोष नवयुवक की हत्या कर दी है एनकाउंटर के नाम पे। एनकाउंटर है ही नहीं सर, ये तो हत्या है सर। तो एनकाउंटर और हत्या में बहुत फर्क है। वो गन दिखा रहा है, डरा रहा है, धमकी दे रहा है। उसके लिए अदालत है सर। गन उठाने का मतलब ये तो नहीं है कि सजाए मौत। जब लगातार प्रेशर आया प्रशासन के ऊपर तो वहाँ के लोकल अधिकारी जो भी एसडीएम है उसको बोलते हैं कि तेरा हम एनकाउंटर करा देंगे, जान से मार देंगे तुझे। पर उन्होंने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया है। हत्या के अपराध में सस्पेंड सर। आजकल तो सबको ही सर सिंघम बनना ही है। तो उस लड़के को क्या करते हैं, भरत तिवारी को वहीं पर जमीन में लेट आते हैं। लेट आने के बाद दोस्तों, एज इट फाइल्स पे आपका स्वागत है। आज मेरे सामने फिर से लकी सिंह बिष्ट मौजूद हैं। लकी के बारे में आप जानते हैं, लकी जो है आरडब्ल्यू के गुप्तचर विभाग के एक बहुत ही खास ऑपरेटिव रहे हैं। आप लोगों ने अगर मेरी किताबें पढ़ी हैं, रॉ हिटमैन 1 और रॉ हिटमैन 2, आपने उसमें लकी के बहुत से कारनामे पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, किताबों का अनुवाद हिंदी में हो चुका है। आई हैव अ मैन जिसको मैं कहता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ जेम्स बॉन्ड, रैम्बो, जैक रायन, जैक रीचर, 4 हीरोज का कॉम्बिनेशन एक साथ है। अब इस आदमी ने देश की खातिर देश के दुश्मनों का सफाया किया है बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन सडनली ये जो है बहुत विचलित हो गया है। इसने एक एनकाउंटर, भारत भूषण तिवारी जिसका एनकाउंटर जो है बिहार पुलिस ने किया अभी पिछले दिनों, ये बहुत गुस्से में रोष में आके इसने जो है अपने बारे में जाहिर किया कि कैसे उन लोगों ने एक बहुत ही निर्दोष नवयुवक की हत्या कर दी है एनकाउंटर के नाम पे। मुझे लगा कि मुझे लकी से आके बात करना चाहिए कि सडनली इसको इतना गुस्सा क्यों आ गया है। लकी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। बिल्कुल। क्या हुआ लकी, इतना गुस्सा क्यों आ गया भारत तिवारी के एनकाउंटर पे आपको? नहीं सर, मतलब बात गुस्से की नहीं है। जैसे आपने बोला कि एनकाउंटर है ही नहीं सर। देखो, एनकाउंटर और हत्या में बहुत फर्क है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैं भरत भूषण तिवारी जी को मैं जानता था। पहली बार मैंने देखा, और जब मैंने पहली बार वो वीडियो देखा मुझे भी गुस्सा आया। गुस्सा पुलिस वालों पर नहीं आया है सर। अगर सच बोलो, गुस्सा आया मुझे भरत तिवारी जी के ऊपर कि एक वीडियो दिखा रहे हैं पुलिस वालों को। मैंने कहा क्या है यार इस देश के अंदर। तो क्योंकि मैंने पहली बार वीडियो देखा तो मुझे तो धरातल की कहानी ही नहीं पता, तो वीडियो करके मैंने छोड़ दिया सर। छोड़ने के बाद फिर शाम को दोबारा मेरे एक दोस्त का फोन आया और बोला यार ये देखना यार क्या हो रहा है देश के अंदर। अरे मैंने कहा यार क्या लोगों के ऊपर, मैंने कहा यार पुलिस वालों के ऊपर हथियार उठा रहे हैं। मैंने कहा यार तुम भाई पैरवी कर रहे हो। बोला भाई तुम्हारे को पूरा मैटर नहीं पता। एक्चुअल में क्या है सर, मैं आपको बताऊं, आप मुझसे एलओसी के बाहर का कुछ भी पूछो। आप मुझसे पूछो कि बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा है, नेपाल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, तो शायद मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा सर। जिन्हें भारत के पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ काम करते हैं हम। हाँ, मतलब हमारा काम ही वही है सर, वही का। तो वहां पर हमारे को जितना अच्छा मैं इस देश के बारे में बता पाऊंगा, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको उन देशों की दे दूंगा सर। क्योंकि जब से होश संभाला हम उन्हीं के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। इस देश के अंदर क्या हो रहा है नहीं मालूम है ना। तो मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे बाकी लोगों के बाद पता चलता है कि देश के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि अपडेट ही नहीं है सर हमारा। मैं सुबह उठता हूँ या रात को सोते समय भी हम लोग कहते हैं मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, आज रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन के अंदर क्या हुआ, यार पाकिस्तान के अंदर कौन सी मीटिंग हुई है, मुझे इस मीटिंग के बारे में बता। उसी अपडेट का तो यहाँ का कुछ भी नहीं पता। तो सेम जैसे हम दोबारा आते हैं तो मुझे भी गुस्सा आया किसके ऊपर, भरत तिवारी जी के ऊपर। लेकिन जब सर मैंने पूरी चीजों को देखा यार, मैंने कहा नहीं भाई, ये तो हत्या है सर, ये एक मर्डर है और पूरा प्लान से किया हुआ। और चलो कोई बात नहीं, देश के अंदर बहुत सारी हत्याएं होती हैं। वो गन दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल, नहीं सर वही हम आएंगे। डरा रहा है, धमकी दे रहा है वो। नहीं मुझे भी बिल्कुल आपके जैसे ही लगा। हाँ। जैसे आपको लगा या जिन लोगों को नहीं पता उनको भी यही चीज लगा, गन दिखा रहा है, डरा रहा है। हाँ। सर दिखाना डराना उसके लिए अदालत है सर जी। अच्छा, गन उठाने का मतलब ये तो नहीं है कि सजाए मौत। हमारे देश में संविधान बना हुआ है, अगर किसी के पास इलीगल वेपन मिलता है,
आप उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाओगे सर, मुझसे ज्यादा लोग लॉ पढ़ते होंगे, वकील लोग बता देंगे कि हथियार रखने के ऊपर आर्म्स एक्ट लगता है, दफा 25 लगती है, आप उसमें सजा दो। अगर उसने वेपन के थ्रू किसी को डराने की कोशिश करी तो उसके लिए भी धाराएं हैं, उसने पुलिस वालों को डराने की कोशिश करी उसके लिए, लेकिन सजाए मौत नहीं है ना सर। नहीं, महात्मा गांधी का देश है, यहाँ सत्याग्रह करते हैं लोग, जो है खाना पीना बंद करते हैं, उपवास करते हैं लोग, जो है ऐसी चीजें करते हैं, ये वो भी कर सकता था ना, गन क्यों दिखा रहा है, मतलब मेरा पॉइंट ये था। हाँ सर, यही मैंने भी सोचा, जो आपने सोचा यही मैंने भी सोचा यार, कि गन क्यों दिखाया। हाँ तो मैंने देखा यार कि नहीं भाई, पहले रिसर्च करेंगे यार, क्योंकि हमारे को एक ही चीज सिखाया है, रिसर्च, एनालाइज करो, लोगों की बातों में मत आओ, फिर बात करो। RW का मतलब यही ना, रिसर्च एनालाइज है ना सर, पहले जब तक हम खुद रिसर्च करेंगे। तो जी। जब कोरोना चल रहा था ना सर, कोरोना चलते समय एक व्यक्ति, सोचो सर, यही लड़का भरत तिवारी देश के प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखता है कि सर देश के अंदर कोरोना हो रहा है लोगों को, लेकिन आप मेरी बॉडी पर यूज कर लो वैक्सीन। अच्छा मतलब एक लड़का चिट्ठी लिखता है जी। कि आप सर ये पहली जो वैक्सीन है, अगर नहीं हो रहा है तो मैं अपना शरीर देने के लिए तैयार हूं, मेरे शरीर पर आप वैक्सीन यूज करो। एक लड़का सर इस देश के अंदर 700 किलोमीटर पैदल चल रहा है, पैदल यात्रा, कि देश को जोड़ो। अच्छा मतलब एक 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा है एक लड़का। तो राहुल गांधी ने भी की थी। हाँ सर, राहुल गांधी सर, अब नेता को और आम इंसान, वो आदमी नेता नहीं है सर। अच्छा एक आम आदमी, ना जिसको कोई कांग्रेस से मतलब ना बीजेपी से मतलब, एक आम इंसान कह रहा है कि देश को जोड़ो। ये सर, ये छोड़ दीजिए, एक छोटा सा गांव, उसका घर देखना, आज भी उसका आप घर देखो सर, उसके घर में दीवारों में प्लास्टर नहीं लग रखा, और वो पिछले 5-6 साल से लगातार लोगों से क्या मांग कर रहा है सर, लोगों नहीं, गवर्नमेंट से कह रहा है सर कि हमारे गांव के अंदर बाढ़ आई थी पिछले साल, बाढ़ में हमारा गांव दह गया, तो हमारे गांव में जो भी सरकार ने वादे करे थे, जब लोग आप आए थे, आपने वादे करे थे, वो वादे निभा दो। कौन सा गांव था मेरे अंदर से? भोजपुर सर, बिहार के अंदर आरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर शाहपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं भी नहीं गया, मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ सर। तो वो सिर्फ और 4 साल से लगातार एप्लीकेशन लिख रहा है। पूरे बाढ़ में पूरा बह गया, गांव बह गया। उसका गांव सर, छोटा सा गांव है सर, अच्छा बिल्कुल खत्म हो गए घर वगैरह। अच्छा अपने लिए लड़ रहा है सर, अपने गांव वालों के लिए। और आपने बोला कि गांधी जी के टाइम में, बिल्कुल गांधी जी के टाइम में लोग बैठते थे, वो 4 साल से एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसने आज ही हथियार उठा दिया सर, लगातार 4 साल, कहने के लिए मैंने सिर्फ 4 साल बोले तो 1 सेकंड में बोल दिया, लेकिन 4 साल बहुत लंबा समय होता है, हाँ 4 दिन लंबा समय हो जाता है, मैं तो 4 साल की बात कर रहा हूँ। उसने अपने जितने भी अधिकारी थे, उन अधिकारियों को एप्लीकेशन दिए कागज के ऊपर, कोई समाधान नहीं मिल रहा। और उसके अच्छे कामों के लिए सर, वहीं के प्रशासन, एसडीएम लोगों ने उसको इनाम भी दिया अच्छा कि ये लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि जब लगातार प्रेशर आया प्रशासन के ऊपर चीजें, तो मैंने जो सुना कि वहां के लोकल अधिकारी जो भी एसडीएम है, उसको बोलते हैं कि तेरा हम एनकाउंटर करा देंगे, जान से मार देंगे तुझे। अच्छा धमकी दी थी उसको? धमकी दी उसको कि हम तुझे जान से मार देंगे भाई। अब कब की बात है ये? ये अभी उसने जब पिस्टल खरीदी, हाँ उससे पहले की बात। अच्छा ऐसा नहीं है कि उसके पास हथियार था। हाँ अब एक अधिकारी उसको बोलता है कि भाई तेरे बहुत नाटक हुए, तेरे को हम जान से मार देंगे। कौन से लेवल का अधिकारी था वो? एसडीएम लेवल का अधिकारी। SDM लेवल का। अब वो कहता है यार मुझे जान से मार देंगे करके ना, मैं तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। वो लड़का अपने बेचारे गले की चैन, भगवान की मूर्ति को बेची पिस्टल खरीदता है सर, अच्छा है ना। और उससे पहले ऐसा नहीं है, उससे पहले उसको पता चल चुका था कि मैं मर जाऊंगा, अपने था? सोशल मीडिया में लिख चुका है कैसे कि पता भाई, था? ऐसे पता कि उसने लिखा हुआ है कि मैं बचूंगा नहीं, मेरा बलिदान होगा, लेकिन तभी लोग सुनेंगे, अच्छा है ना सर। उसको पता है। और एक्चुअली ऐसा है, जो लोग कह रहे हैं ना हथियार, सबसे मैं अभी भी लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे, आप अपनी मांग उठाओ, बोलना आपका हक है, लेकिन आप हथियार नहीं उठा सकते। अगर आप हथियार उठाओगे तो आपने जीवन में कितने भी अच्छे काम करे हो, वो एक हथियार के दम पर आपके सारे काम खत्म हो जाएंगे, फिर आप क्रिमिनल की लिस्ट में आ जाओगे सर, जैसे आप हथियार उठाओगे। भरत तिवारी ने अपने जीवन के अंदर 99 अच्छे काम करे सर, 100 में से सिर्फ एक वेपन उठाना। आज जो भी लोग हैं, सिर्फ उसके हाथ में वेपन था, उस वेपन के चक्कर में उसके 99 कामों को भूल जा रहे हैं कि यार इसने इतने अच्छे काम करे पिछले 4 साल। और आपको इंटरनल सोर्सेस और बताता हूं सर, मेरे इंटरनल सोर्सेस ने बोला है कि वहां के लोकल ठेकेदारों ने उसे 2 लाख 5 लाख का भी ऑफर दिया था कि यार तू बोलना छोड़, क्योंकि रोड की भी खुदाई कर दे रहा था वो, यार तुम रोड बनाकर गए हो, रोड के ऊपर तो पूरी मिट्टी मिट्टी है। तो वहां के लोकल लोगों ने भी उसको पैसे का ऑफर दिया, रिश्वत 2 लाख 5 लाख सर। वो चाहता तो 2-4-5 लाख रुपए रख भी सकता था, बहुत सारे लोग हैं आज भी। लेकिन फिर भी अगले ने क्या किया, आवाज उठाई। अब उसे पता था कि यार मुझे मार ही देंगे ये लोग, और लोग कह रहे हैं ना कि हथियार उठाना, तो हथियार उठाया उसने। लेकिन सर हथियार उठाना उसका मकसद नहीं था मारना। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कई बार पुलिस वाले गए, अगर शायद 15 तारीख की बात है, सोमवार की सुबह 8 साढ़े 8 बजे पुलिस वाले उसके घर गए। घर जाने के बाद उसको बोला यार तू थाने चल, तो थाने के ऊपर नहीं गया सर वो। फिर दोबारा शायद 12 बजे दोबारा पुलिस वाले आए,
सोमवार को ही। मंगलवार को भी पुलिस वाले उसके घर पर आए, लेकिन पुलिस वालों ने एक चीज डिसाइड कर लिया था कि इसका एनकाउंटर करना है। वो डिसाइड कर चुके। 2-3 बार गया क्यों नहीं जब उसको बुलाया गया तो? क्या चीज? जब- नहीं, हाँ, ये क्यों नहीं गया, उसने एक ही चीज बोला कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ, हम्म, लेकिन पहले आप उस आदमी को बुला दो जिसके पास डिसीजन पावर हो, कि उसने जो भी इस गांव से वादे करे हैं ना, उन वादों को निभा दे। उसकी एक ही मांग थी कि जब आप इलेक्शन में आए, जब भी आए, जो भी आपने हमारे गांव वालों से, हम लोगों से वादे रखे। कोई भी एक नेता आता है, लेकिन आपने वादे पूरे नहीं करे, या तो आप वादे ही पूरे मत करो, आप वादे मत करो कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन जब आप वोट लेने आते हो, चीजें आते हो, गांव वालों से बहुत सारे वादे करके जाते हो, लेकिन आप वादे कभी नहीं निभाते। आज भी हमारे लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वहां लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के गांव बाढ़ में खत्म हो गए, लेकिन देखने कोई नहीं आ रहा, जबकि वो अपने लिए नहीं उठा रहा सर। तो उसके बाद क्या हुआ, अब आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद जब लास्ट जिस दिन का एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद उसने हाथ में हथियार रखा, लोग कहेंगे फायर से, जमीन में अगले ने फायर मारा, चलो उसकी जो भी धारा होती है, अदालत उसको सजा देती, 2 साल, 4 साल, 5 साल सजा देती। तो ये एनकाउंटर जो देखिए हमारे दर्शकों को पता नहीं होगा ये पूरी घटना कैसे है, तो पूरी घटना जरा विस्तार पूर्वक बताएं क्या हुआ जो बस एनकाउंटर जो अब मैं आपको बताता हूँ सर, एक्चुअली क्या है, सबसे पहले पुलिस वालों ने क्या कर लिया, जो भी है, जी कि एनकाउंटर ही करना है। इसको बोलते हैं मेंटली प्रेशर बनाना। अच्छा मतलब पुलिस वाले चाहते थे कुछ ऐसा कार्रवाई करे जिससे डिस्टर्ब हो। आप, मैं हूं, 4 लोग मुझे दूर दूर से गालियां देना शुरू करेंगे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो लोग, लेकिन वो मुझे मेंटली प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज हमने दुनिया में बहुत देखी है, कि किसी इंसान को तुम कैसे प्रेशर में लो, वो गलती करे, हम चीजें करें। उसको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर रहे थे। मैंने प्रेशर, रात को सर, आपको एक लड़के को अरेस्ट करना है ना सर, रात को, मतलब एक देश के आतंकवादी को तो पकड़ने नहीं आ रहे हो आप, आपने रात को 12 बजे उसके घर को घेराबंदी कर दी। मतलब उसको मेंटली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ही पूछता हूं सर, ये देश के किसी भी इंसान से ये पूछता हूं, कि आज रात को आपके घर को हथियारबंद पुलिस चारों तरफ से घेर ले, आप सो पाओगे सर? दुनिया में कौन है जो सो पाएगा सर? नहीं इसको बोलते हैं मेंटली प्रेशर देना, पागल करना आदमी को। एक आदमी अंदर बैठा हुआ है, लेकिन रात के 12 बजे उसके पूरे घर को घेर चुके हैं। वो कह भी रहे हैं, भाई आप क्यों आए हो इतनी रात को? वो छत से कह रहा है आप क्यों आए हो, तो पुलिस वाले उसके घर को घेर रहे हैं, यानी कि मेंटली डिस्टर्ब करना। फोन दिया किसी अपने दोस्त को, मोबाइल मोबाइल का जमाना है, सर फोन कर लेता। सर जी, ये शायद आज हमें पता चल रहा है, मुझे तो उस गांव का भी नाम नहीं पता था अच्छा कि हमारे देश में गांव भी है ये। मतलब कहने को, जब 4 साल से सर इस देश में उसकी कोई नहीं सुन रहा, देश के मतलब एसडीएम नहीं सुन रहे, डीएम नहीं सुन रहे, उस स्टेट, मतलब जो भी उसका डिस्ट्रिक्ट है, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं सुन रहा उसका, तो क्या दोस्त को फोन करेगा सर? 4 साल, ये कहने को है इजी। अब उसके बाद क्या होता है, रात को पूरा मेंटली प्रेशर में ले लिया, अब सुबह उसको बोलते तू आ जा, पूरी गाड़ियां आ गई हैं सर। मतलब अब आप एक चीज बताओ, कि आप एक आदमी को अरेस्ट करने आए हो, आप पूरे बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ आ गए हो, जबकि आप उसके घर पर 3-4 बारी पहले चक्कर लगा चुके हो, आप पर उसने कोई फायर नहीं किया। अरे उसको मारना होता, आप 10 बारी उसके साथ बैठे हो, पुलिस वाले उसके साथ बैठे, क्लियर नजर आ रही हैं चीजें, मारना होता एक आदमी तभी मार देता। लेकिन अब आप इस टाइप का एक माहौल बनाकर आए हो, कि हम बुलेट प्रूफ जैकेट में आ गए, 4-5 गाड़ियां आ चुकी हैं, आप दिखाना चाहते हो कि अब हम तेरे एनकाउंटर के लिए आ गए। इसको बोलते हैं किसी आदमी को मेंटली प्रेशर में लेना। यही काम करता है पाकिस्तान की जो उनकी बैट है, ये वही काम करते हैं, कि तुम क्या करो, बलोच के अंदर जाओ और मेंटली प्रेशर बनाओ कि हम तुम्हें मारने आए हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, एक प्रेशर बना दिया। अब उसको भी लग गया कि यार ये मेरे को मारेंगे, लेकिन पुलिस वालों को ये नहीं पता है कि यार वो लाइव फेसबुक पर बात कर रहा है। वो कहता है कि ठीक है, मैं सरेंडर करने के लिए, लास्ट में जो भी मांगे थी, यूट्यूब पर बहुत है सर वीडियो, अच्छा और वो लास्ट में एक चीज करता है सर, बोलता है कि ठीक है, आप कहते हो कि सरेंडर कर दो, मैं सरेंडर करता हूं। वो सीधे क्या करता है सर, पिस्टल फेंक देता है। अब यहाँ पर वो अपना हथियार फेंकता है। हथियार फेंकने के बाद जो वहां पर पुलिस टीम आती है, उसकी माँ वहां से देख रही है, उसी की माँ, गांव वाले देख रहे हैं। पुलिस वालों को लगा यार कि एक छोटा सा गांव है, 4 घर हैं इसमें, क्यों आजकल तो सबको ही सर सिंघम बनना ही है। तो उस लड़के को क्या करते हैं, भरत तिवारी को वहीं पर जमीन में लेटाते हैं। लेटाने के बाद 3 गोलियां मारते हैं पैर पर। मतलब एक निहत्थे आदमी को तुमने एनकाउंटर करना है, उसकी 3 गोलियां पैर में मारते हैं ऑटोमेटिक वेपन से। मतलब पुलिस वालों के पास या लोकल कट्टा तो होगा नहीं, एसटीएफ है तो AK-47 लेके आई होगी, या ग्लॉक पिस्टल होगी वहां के थाना अध्यक्ष के पास, या इंसास राइफल होगी। मतलब एक गोली काफी होती है सर किसी भी बड़े से बड़े आतंकवादी को गिराने के लिए। पैर में एक गोली मार दो, इस हथियार का उठेगा नहीं। 3 गोलियां मारती हैं उसके पैर में। 3 गोलियां लगने के बाद भी उसको जब लेके जा रहे थे, तो लोकल सोर्स बताते हैं मेरे को कि भाई वो गांव वालों को बोलता है कि मैं दोबारा आऊंगा आपके हक के लिए। ठीक है सर। तो ये बात भी ईगो में लगती है, लोग मतलब पुलिस वालों को ये बात भी ईगो में लग गई कि यार हमने तो उसको 3 गोलियां मारी, साला फिर भी ये नहीं सुधर रहा। फिर गाड़ी उसको ले जाने के बाद
फिर गोली मारी उसको। ले जाने के बाद कहाँ ले जाने के बाद? जैसे ही मतलब गाड़ी में लेके जा रहे तो ले जाने के बाद फिर गोली मारी, यानी कि 4 गोली मार दी। पैरों में? हाँ, मतलब अपनी 3 पैरों में क्यों मारी वो भी मैं बताऊंगा सर, कि यार भाई कमर के ऊपर क्यों नहीं गोली मारी, हाँ। जब किसी आदमी को मारना ही था। अब लोग कहेंगे यार कि अगर एनकाउंटर ही करना था तो कमर के ऊपर मार देते। नहीं, वो भी तरीका है सर, क्योंकि कल ये केस अदालत में जाएगा। बोलेंगे यार हमने तो सर आत्मरक्षा में गोली मारी है पैरों में। अरे किस बात की आत्मरक्षा यार, उस आदमी ने हथियार फेंक दिया। वो तो कहते हैं कि ईश्वर कहीं ना कोई एविडेंस छोड़ देता है, वो दुनिया को दिख गया कि वो पिस्टल फेंकते हुए, नहीं तो जीवन में कभी प्रूफ ही नहीं होता सर कि उसने वेपन भी फेंका। तो 4 गोलियां कमर से ऊपर, एक भी गोली इसलिए नहीं मारी क्योंकि कमर से ऊपर गोली मारते तुम बोलते यार कि हमने तो जान से मारने की कोशिश करी है तब कमर से ऊपर मारी है। तो भाई बॉडी के किसी भी हिस्से में, चाहे कमर से ऊपर मारो कहीं भी मारो, जब तक आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है तब तक आप नहीं मरोगे, चाहे गोली कहीं पर भी लगी हो। तो उन्होंने क्या किया सर, 4 गोलियां मारी। उनको पता है कि 4 गोलियां लगने के बाद खून बहेगा, है ना। अब हम भी अगर ऑपरेशन में जाते हैं, पुलिस वालों का ऑपरेशन मुझे नहीं पता, हम लोग भी कहीं भी जा रहे हैं, ये भी एक ऑपरेशन ही समझूंगा मैं। चलो लोकल पुलिस का तो पुलिस का भी ऑपरेशन है। तो शायद जब ये पुलिस वाले निकले होंगे, इन्हें एसएचओ ने ब्रीफ किया होगा कि हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे, आज हमारी मुठभेड़ हो सकती है। और हमारे जिस गांव के अंदर हम जा रहे हैं वहां से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर एक हॉस्पिटल है। ब्रीफ होता है क्योंकि जरूरत पड़ जाए हॉस्पिटल की, दूसरी पुलिस फोर्स की, फायर ब्रिगेड की, तो सारा ब्रीफ किया जाता है। लेकिन इनको पता है कि 2 किलोमीटर दूरी पर जो हॉस्पिटल है ना, उस हॉस्पिटल में गोली की इंजरी का इलाज नहीं होता। वो उनको पता है, वो ब्रीफ में। उनको ये भी पता है कि हम वहां से आरा लेके जाएंगे, वहां भी इलाज नहीं होगा। ये सब उन्हें पता है सर। जब आपको पता है कि 2 किलोमीटर दूरी पर जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 4 बुलेट ऑटोमेटिक वेपन से लगे हुए का इलाज नहीं होगा, फिर भी आप जानबूझ के उस हॉस्पिटल में लेकर गए ताकि हम दुनिया को दिखाएं यार कि हम तो हॉस्पिटल लेकर गए थे। आप ब्लड निकलने दे रहे हो एक आदमी के, अगर वहां से आप आधे घंटे में पहुंचे, एक लड़के का कंटिन्यू ब्लड निकल रहा है और आपको पहले से पता है, हमने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए, क्योंकि कल हम बोलेंगे हम तो हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन आपको पहले से पता है इस हॉस्पिटल में तो ढंग से सर दर्द का इलाज नहीं होता, या बुलेट इंजरी कहां से होगी। फिर डॉक्टर ने जैसा, अरे नहीं ये इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, आप दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर वहां से आरा लेके जाते हैं, उनको वहां भी पता है कि यार यहाँ का इलाज आरा कितनी दूर है वहां से? वहां से लगभग शायद इनको लगा था आधा घंटे के समथिंग, जो भी डिस्टेंस है वो लगा। ये दूसरे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ये ब्लीड करता रहा, इसका खून बहता वो जानबूझ के सर, ताकि मतलब ब्लड निकल जा रहे, क्योंकि एक आदमी की बॉडी के अंदर 5-5.5 लीटर ब्लड है। सबको पता है अगर 3 लीटर के आसपास ब्लड निकल जाएगा तो नहीं बचेगा इंसान। ये तरीका होता है सर मारने का, ये तरीका है। अगर आपने, अब आप ही सोचो सर, चलो उस आदमी को जिंदा पकड़ लेते, वो कल अदालत में क्या बोलता, तुमने 4 गोलियां क्यों मारी। अरे यार एक गोली मार दी ना उसने पैर में, तो 3 गोलियां और क्यों मारी पैर के ऊपर। भाग रहा था, भागने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्लेनेशन ये कि शायद वो फिर भी फरार होने की कोशिश कर रहा था। सर 2 गोलियों के बाद मुझे दुनिया का कोई आदमी बता दे सर, हिंदुस्तान का कोई आदमी बता दे जिसके पैर में 2 बुलेट लगी हो ऑटोमेटिक वेपन की, वो आदमी सर 10 मीटर आगे चला जाए सर। कुछ याद ही नहीं मसूद है सर, 2 गोलियां मारी थी, एक उसके पिछवाड़े पे और उसके पैर में, सर एक दौड़ गया ना वो तो। नहीं, पिछवाड़ा अलग सर, मैं पैर की बात बता रहा हूँ सर। देखो आपने पेट में मार दी, जिहादी का मतलब मुझे सबसे जो कॉमेडी वाकया याद यही है कि उसके एक बड़ा इतना बड़ा जिहादी बंदा है, हाँ। 2 गोली लगी थी उसके, एक पिछवाड़े और पैर में, फिर भी भाग गया था मैदान छोड़ के। फिर भी एक पैर है सर अगले का। अच्छा। तो अगले का फिर भी एक पैर है। मैं आपको इस देश के अंदर ऐसा भी बता दूंगा सर, अगर हमारे देश की बात बताऊं सर, परमवीर चक्र विजेता जो हमारे देश के हैं, उनको तो 20-20 22-22 बुलेट लगी है सर, लेकिन फिर भी जीवित पता है क्यों है, क्योंकि उनका ब्लड रोक दिया गया था। अच्छा। मतलब 22 गोलियां लगने के बाद भी जीवित है आज इस देश में, क्यों, क्योंकि सही टाइम पर इलाज मिला। तो यहाँ आप मेरी बात समझ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि ब्लड को निकलने दिया। अब आप बताइए सर, ये हत्या है या ये एनकाउंटर है सर। अब आप बताओ क्या है सर हत्या। और आप सर एक माँ देख रही है, एक माँ के सामने आप उसके बेटे को गोलियां मार रहे हो सर। पुलिस ने क्यों किया ऐसा आपके हिसाब से? सर अगर पुलिस ये चीज, अब आज के टाइम में हर आदमी को क्या है सर, एक तो क्या है, पिक्चरें बहुत है ना सर, बहुत पिक्चरें देख ली कि हर आदमी को क्या बनना है आज के टाइम में, जो आती है हमारी टीवी के अंदर, सिंघम बनना है भाई हम तो, हमारे नाम के आगे लिखना हो फलाना फलाना 15 एनकाउंटर, फलाना फलाना 20 एनकाउंटर, मतलब हम लोग एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हों, हमारे को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिले, है ना, एनकाउंटर करने की वजह से। एनकाउंटर करने की वजह से। भाई एनकाउंटर आप किसका कर रहे हो यार, आप उस व्यक्ति का एनकाउंटर कर रहे हो जो पिछले 5 साल से आप लोगों के लिए ही आवाज उठा रहा है। एक चीज है सर, मैं आपको ये एक चीज और कहना चाहूंगा कि इससे मुझे एक चीज लगा, जैसे आपने बोला ना सर कि यार आज तक हमने नहीं बोला कि हमारे देश के अंदर भी सर अंग्रेजों ने 190 साल तक राज किया, लेकिन गोलियां चलाने वाले हिंदुस्तानी थे सर। मतलब अंग्रेजों ने गोलियां नहीं चलाई थी,
शहीद भगत सिंह को अगर फांसी में चढ़ाया गया था ना सर, तो शायद इसने लीवर खींचा था ना सर, वो हिंदुस्तानी था सर। सिर्फ अंग्रेजों ने ऑर्डर्स दिए थे सर। आज भी हिंदुस्तानियों ने ही गोली चलाई होगी सर। जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग में देखो जिन्होंने गोलियां चलाई ना जनरल डायर को छोड़कर, हाँ। वो सारे हिंदुस्तानी थे सर। Correct. बस अब आप देखना सर, आने वाले टाइम में शायद आपको इस केस के रिजल्ट नजर आएगा सामने ही। लेकिन वो कभी आपको सामने नजर नहीं आएंगे जिन्होंने ऑर्डर दिए। ये जो सडनली पूरे सोशल मीडिया पे उसको भगत सिंह कह रहे हैं, भगत सिंह क्यों कह रहे हैं इसको लोग? अच्छा, भगत सिंह जी की क्या मांग थी सर? जी भ्रष्टाचार के खिलाफ। जी मतलब सिर्फ चाहे वो अंग्रेज हो या दुनिया में कोई भी हो, हाँ। मतलब हमें आजादी चाहिए, हमें हमारे लोगों का अधिकार चाहिए, यही तो था सर भगत सिंह जी का भी। वो अगला ये बोलता है कि मुझे लोगों का, वो अपने लिए नहीं बोल रहा, उसने किसी से ये नहीं कहा यार तुम मुझे सरकारी नौकरी दो, तुम मुझे ये दो। उसने बोला कि यार जो आप लोगों ने वादे करें उन वादों को निभाओ सर। वो सिर्फ और अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। तो यही चीज, यही मांग शायद भगत सिंह जी की हमने कभी देखा नहीं सर, हमने भी पढ़ाई है बुकों में। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बॉम्ब ब्लास्ट डाला था सिर्फ ताकि लोग के ध्यान से आकर्षित हो। आकर्षित हो, हाँ, सिर्फ इसको चीज। मारना नहीं चाहते, हिंसा उनका मकसद नहीं था, सर सिर्फ अटेंशन ड्राइव करना चाहते थे। शायद आप अपने इस वीडियो में अगर जब भी आपका ये होगा तो एक क्लिप और डाल देना सर। जी वो क्लिप भी मुझे याद आ गई उसकी, मैंने क्लिप देखी सर। उस क्लिप में पता है क्या बोलता है सर? वो क्लिप में बोलता है कि यार आप तो सब मेरे हिंदुस्तानी हो। अगला का वर्डिंग है, बोला कि मैं आपको क्या मारूंगा, आप तो मेरे देश के लोग हो। बोला अगर आप अंग्रेज होते तो मैं कप्पर आप पर गोली चला देता। ये क्लिप एक बार आप डाल देना, ये मरने से पहले की है उसकी, अभी उस दिन की नहीं है, ये 5-6 दिन पहले की या 2-3 दिन पहले की क्लिप होगी। कि बोला कि यार मैं, आप तो सब हिंदुस्तानियों में अपने देश वालों के ऊपर तो गोली चला ही नहीं सकता। एक आदमी की मानसिकता सोचो सर, वो कह रहा है कि मैं अपने देश वालों के ऊपर गोली तो चला ही नहीं सकता, अगर आप अंग्रेज होते तो मैं कब का आपको सबक सिखा देता। तो एक, अब आप ये बताओ, एक इंसान की सोच सर। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सरकार तो अभी नई नहीं आई है ना, जो सम्राट चौधरी जो बने हैं सीएम, ये थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा उनको समय देते हैं, भाई अभी अभी तो बने हैं सीएम, ये कुछ काम कर लेंगे। तो इतनी जल्दबाजी में सब क्या हो गया मतलब? सर देखो एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोगों का गुस्सा जायज है सर। हाँ बहुत सारे लोगों का जो अलग अलग है, वो लोग भी सर, क्या होता है किसी भी प्रदेश का, मैं बात बिहार का नहीं कर रहा हूँ ना, दुनिया में मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब है सर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। आज तो शायद ये जो बिहार के अंदर हुआ है वहां भी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो मैंने दुनिया में यही बोला कि हम सिर्फ बात देश की करते हैं, गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं सर। बीजेपी अच्छा काम करेगी हम हमेशा बात करेंगे, खराब काम होगा हम उसके अगेंस्ट बात करेंगे सर। एक्चुअली क्या है कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, देखो सर धरातल पर हर जगह वो नहीं होते। आज मैं अपने ऊपर उदाहरण लेता हूँ कि अगर आज मैं अपने घर में बैठा हूँ और मेरे घर का जो गार्ड है वो मेरे पास आके कहता है कि यार लक्की सर गेट के ऊपर आदमी देखो, एक आदमी बार बार आ रहा है, बंदूक दिखा रहा है, मैं क्या बोलूंगा? यार मारो साले को, यही तो बोलूंगा। लेकिन वो गार्ड मुझे नहीं बता रहा है कि सच में कहानी क्या है। सच में कहानी वो ये नहीं बता रहा है कि हमने इसको परेशान कर रखा है, इसके घर वालों को परेशान कर रखा है, मोहल्ले को मुझे अधूरा सच बता रहा है वो। तो क्या है, यही भरत तिवारी जो पिछले 4-5 साल से लगातार समाज के लिए मांग उठा रहा है। लोकल पुलिस है, लोकल अधिकारी हैं, कभी भी बात आगे नहीं जाने दी। जैसे मैंने आपको बताया कोरोना के टाइम से लगातार जिसने 700 किलोमीटर का पद यात्रा भी करी, वो हो गया परेशान सर, बोला यार ये नहीं सुनेंगे। बोला भाई मेरा मरना तय है, तभी लोग आवाज सुनेंगे। अगला आपने लिख चुका है कि मेरे प्राण जाएंगे करके। उसने वेपन दिखाया, जैसी वेपन दिखाया सर, अब वेपन उसने दिखाया, अब तो भाई लोकल पुलिस ने वीडियो किसको दिखाया होगा? अपने ऊपर के सुपीरियर को, चाहे एसपी को दिखाया हो, एसएसपी को दिखाया हो, डीआईजी को दिखाया हो, आईजी को दिखाया हो, डीजीपी को दिखाया हो। सपोज करो कि ये वीडियो डीजीपी तक जाता है, एक प्रदेश के डीजीपी जो बिहार के शायद 9-10 करोड़ की पॉपुलेशन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने, एक डीजीपी को पता नहीं है ग्राउंड पर क्या है, सच में क्या है। वो सच में भी एक वीडियो देख रहे हैं सर, जो कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, ये मेरी थ्योरी है जिस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, कि कहाँ एक डीजीपी ने दिखाया यार, बोला मेरे पुलिस वालों के ऊपर वेपन डाल रहा है एक आदमी। जैसे स्टार्टिंग में मुझे दिखा था, जब मैंने पहली बार वीडियो देखा तो मुझे गुस्सा आया। तो जब ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंची तो मुख्यमंत्री स्टेटमेंट बोला यार पुलिस वालों को हथियार दिखा रहा है। एक एग्जाम्पल के लिए लगेगा ना सर, जैसे मुझे शुरू में लगा कि यार, जैसे मेरे दोस्त ने मुझे दोबारा बोला कि लक्की भाई यार आपको पूरा नहीं पता, तब मैंने पूरा एक डीजीपी तक मैसेज किया, तो डीजीपी क्या बोलेगा सर, खत्म करो यार, एक आदमी पुलिस वालों को हथियार दिखा रहा है। अगर उसकी जगह शायद कोई और भी होता जिन्हें पूरी बात नहीं पता होती, वो भी ऐसे ही बोलते। यहाँ मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, एक इंसान की सोच बता रहा हूँ, जो आदमी जिस पोजीशन में बैठा होता है। वही बात एक मुख्यमंत्री तक गई होगी, तक मुख्यमंत्री ने यही बोला होगा भाई आप क्राइम खत्म करो। बोला कौन है एक आदमी जो पुलिस को हथियार, लेकिन ना तो मुख्यमंत्री को चीजें बताई होंगी, और मुझे लगता है ना डीजीपी सर को पूरी चीजें पता होंगी, दोनों में से नहीं पता होंगी, क्योंकि जो नीचे लेवल के लोग थे वो
अपना क्राइम को छुपाने के लिए, क्योंकि एक एसडीएम ने कभी उसके पेपर्स को आगे नहीं भेजा, है ना सर। एक लोकल पुलिस ने जो भी वो मांग कर रहा था कभी उसे आगे नहीं किया। जो लोकल पॉलिटिशियन थे उन्होंने कभी वो चीजें आगे नहीं जाने दी। तो इन सब की गलतियों को किसने चुकाया सर? एक इंसान ने चुकाया। बट उन्होंने कुछ लोग अधिकारियों को सस्पेंड किया है, कुछ अच्छा जुडिशियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की उन्होंने। सर, क्या हत्या, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, क्या हत्या के अपराध में सस्पेंड सर? इस देश में मतलब आप बोलो कि यार तू हत्या कर ले, तुम हम सस्पेंड कर देंगे तो इंक्वायरी चल रही है ना, उसके सर। बाद इनको तब सामने आएंगे। सर एक एफआईआर करा ना सर, चलो तब की तब आएंगे ना सर। आप एक एफआईआर दर्ज करो, आप आईपीसी 302 आजकल शायद चेंज होके 103 हो चुकी है, बीएनएस 103 हो चुकी है। आप उनके ऊपर 103 का मुकदमा दर्ज कराओ, हत्या का मुकदमा दर्ज कराओ सर। ठीक है, अगर लगता है वो निर्दोष है तो छूट जाएंगे। मतलब एक आदमी अगर पुलिस में है या पुलिस की ड्यूटी कर रहा है, अगर वो किसी की हत्या कर दे तो बोले यार सस्पेंड करे, तो न्याय नहीं हुआ सर। रिटायर्ड जज अपनी रिपोर्ट देंगे सर, उसमें जब साबित होगा कि उन्होंने हत्या के साबित हुई है, तब उन पे एफआईआर दर्ज की जाएगी ना। अभी तो जो हमारे देश का जो नियम है, जो तरीका है कि पहले इंक्वायरी होती है, उसके बाद जो सामने रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से। नहीं सर, एफआईआर नहीं, बाकी केसों में एफआईआर पहले हो जाती है। मैंने तो हजारों, मेरे ऊपर तो पहली एफआईआर हो गई सर, है ना। मेरे ऊपर तो पहली हत्याओं की एफआईआर पहली दर्ज हो गई। और 2 अपराधी थे, जबकि बिल्कुल। सिद्ध अपराधी थे वो लोग। नहीं, अगलों के ऊपर 10-10, 15-15 हत्याओं के केस चल रहे हैं उनसे। कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, मैंने नहीं बोला कि चलो पुलिस वाले हत्याओं, मेरी तरफ से मेरा खुद का नहीं, एक नियम है कि भाई पहले हत्या का मुकदमा दर्ज, रिटायर्ड जज साहब आके क्वारे करें, बाद में बोले यार ये तो निर्दोष है, इनको छोड़ दें। लेकिन एक हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर इस देश के अंदर? तो मुझे खाली लकी तुमसे नाराजगी इस बात पे है कि तुम इस भारत तिवारी के मृत्यु के ऊपर और उसके एनकाउंटर पे इतना ज्यादा रोष व्यक्त कर रहे हो, लेकिन फिर जो 300 एनकाउंटर यूपी पुलिस ने कर दिए हैं, तुमने उस पर कुछ भी नहीं कहा। और उसमें एक बच्चा 17 साल का बच्चा जिसका एनकाउंटर हुआ है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं तुमने आवाज उठाई? सर मैंने आपसे शुरुआत में यही बोला, मैंने आपसे सर, मुझे तो चीजें ही नहीं पता, मुझे देश में पता ही नहीं कि क्या चीजें चल रही है। मैंने आपसे शुरू में ये बोला कि आप मुझे अगर एलओसी के बाहर की चीजें पूछो तो मुझे ज्यादा चीजें पता होंगी सर। मुझे तो ये भी नहीं पता होगा, आज भी मेरे पास लोगों के सोशल मीडिया में मैसेज पर आ रहे हैं कि लक्की भाई आप तो उत्तराखंड के बारे में बोली। सर मुझे पता ही नहीं है क्या चीजें चल रही हैं सर। मैं कोई ईश्वर तो हूं नहीं ना, मैं सुपर कंप्यूटर हूं सर, है ना। अगर एक आदमी मेरा काम हुई, अगर मैं उन्हीं लोगों से ये पूछूं जो लोग मुझसे बोल रहे हैं, जैसे आपने मुझसे बोला कि यार देश में यहाँ 300 एनकाउंटर हुए, मैं आपको ये बोलूं कि सर कल पाकिस्तान में क्या हुआ, कल बलूचिस्तान में क्या हुआ, कल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हुआ, कल बांग्लादेश के अंदर वहां की आर्मी किसके साथ ड्रिल कर रही थी, शायद आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने उस चीज को अपडेट नहीं किया। तो हर आदमी को हर चीज के बारे में जानकारी नहीं है सर, हर चीज के बारे में नहीं है जानकारी, मुझे नहीं है। मुझे भी हाँ ये जरूर मुझे पता है कि यूपी के अंदर एनकाउंटर हुए। मुझे किस लोग शब्द को रियल सिंघम की उपाधि दे दी है, रियल सिंघम 300 एनकाउंटर करके, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँ उनके, नहीं बिल्कुल, बट ऐसे लोग हैं सर मुझे किस एनकाउंटर के बारे में पता है जो ज्यादा है, जो दिन भर, जैसे मुझे पता कि यार चलो अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ, एक विकास दुबे था उसका एनकाउंटर हुआ, ये दो नाम मुझे पता है क्योंकि बहुत हाईलाइट नाम हुए सर। और विकास दोनों एकदम क्रिमिनल थे, चार्ज शीटेड एनकाउंटर क्रिमिनल्स। वो असद जो एक सदर का बच्चा है, जो उसने अपने बहन को छेड़ने वाली हत्या की थी, 17 साल लड़का था, उसका एनकाउंटर कर दिया। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, वो तो कोई बड़ा अपराधी नहीं, एक सूर्य उसने जिससे बहन की छेड़छाड़ का मामला था, ऐसे एनकाउंटर। अतीक अहमद ऑफ कोर्स वो क्रिमिनल है, विकास दुबे वाकिफ इस तरह केस थे, ये सब बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं। मैं उनकी बात करूँ, इनके अपराध सिद्ध नहीं हुए, या जो एक आध अपराध के मामले में थे, आप उनका एनकाउंटर हो गया। तो मैं से जानना चाहूँ कि आपने उनके बारे में क्यों नहीं अपने सर नहीं वही चीज सर। चलो एक चीज है, जैसे आपने बोला क्यों, तो मुझे भरत तिवारी के बारे में भी नहीं सर। मैं तो कोई पंडित हूँ नहीं, मैं एक राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ सर। और मैं हूँ फोर्स से सर। हमारे फोर्स के अंदर दुनिया में कोई धर्म नहीं माना जाता सर। मुझे तो पहली बार ही मैंने धर्म तो भारी सुनता हूँ सर, कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई। तो मुझे तो दुनिया में धर्म भी नहीं पता सर। लोग आते हैं राजनीति करने के लिए, अभी भी शायद आपके पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारे लोग हो जाएंगे जो धर्म की बात करना शुरू कर देंगे, और पता है किसको डिफेंड कर रहे होंगे? कोई अपने नेता को डिफेंड कर रहा होगा, कोई अपने नेता को डिफेंड कर रहा होगा। और मैं आपको वादा कर रहा हूं सर, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, वो नेता कभी इनके साथ खड़े हुए नहीं मिलेंगे आपको। सही बात, ये कभी नहीं। इन बच्चों के हाथ में उन्होंने क्या कर दिया, ये जो बच्चे आज जो पढ़ने चाहिए, हर आदमी यार मेरा नेता तुमने इसके लिए ऐसा बोल दिया, तुमने इसके लिए ऐसे बोल दिया। भाई पढ़ो, जीवन में भविष्य बनाओ। बस उन नेताओं की राजनीति करने के लिए, डिफेंड करने के लिए आगे आ जाते हैं सर। माय पॉइंट इज कि आप इस देश में जिस तरह भरत तिवारी के साथ में आपको लग रहा है कि अन्याय हुआ है, ऐसे बहुत से नवयुवकों के साथ में अन्याय होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो आवाज उठानी चाहिए लोगों को सर।
और चूंकि तुम्हारी आवाज में बहुत जोर है, लोग हम्म, तुम्हारी बहुत फैन फॉलोइंग है, तुम्हारे लोग वो मानते हैं, दे कंसिडर दैट यू आर अ नेशनल हीरो। तो ऐसा क्यों लगा तुम्हें ऐसे सारे मुद्दों के ऊपर जो है बात उठाना चाहिए, सवाल? नहीं सर, मुझे उठाना चाहिए, बिल्कुल मुझे उठाना चाहिए, लेकिन सर अगर मैं इन्हीं मुद्दों पर तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा अपना। एक चीज है, मैं एक ही काम कर सकता हूँ। सपोज मैंने आपसे आज, मैं पिछले 3 दिन से लगातार इसी भरत तिवारी के केस के बारे में ही पूरा एनालाइज कर रहा था। मुझे लगा सर मैं 3 दिन से दूसरा काम नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। अब मैं ये कई बार मैं ये सोचता हूँ यार कि भाई, मुझे खुद को लगता है यार, मैं यार इस काम को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मुझे क्या करना चाहिए। एक एग्जांपल के लिए, मैंने अपने जिनके अंडर में मैं काम करता हूँ, मैंने अपने सीनियर को भी बोला चीजें, तो यार वो भी बोलते हैं हमारा काम नहीं है, इसके लिए लोकल पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, भाई ये हमारा वर्क नहीं है। कई बार मुझे लगता है यार कि यार वो सही कह रहे हैं, मेरा ये काम नहीं है सर। मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं, ना मुझे मुझे कोई पार्टी से कोई मतलब है, ना मुझे भाई ये वो लोग बोलेंगे जिनको आपने चुना है, जिनको आपने वोट देकर चुना, वो आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, वो आपके लिए खड़े रहेंगे सर। ना मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन हूं, ना किसी पार्टी से हूं, ना भारत के अंदर मुझे कोई पद है, ना मुझे कुछ चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए सर। अब मुझे लगा कि यार अगर एक मेरी जगह खुद को रख के देखिए सर, मैं हर मैटर में बात करूंगा, मैं अपना काम कैसे करूंगा सर। जो काम मेरा है, जिसके लिए मैं ट्रेन हूं, जिसके लिए मैं काम करता हूं दिन रात, वो मैं कैसे काम करूंगा। चलो आज मैंने एक, आपके लिए मैं आपसे पूछता हूं, लोगों से पूछता हूं, मैं पिछले 3-4 दिन से इसी में लगा हुआ था सर। 3-4 दिन से मैं कोई अपडेट नहीं ले पाया, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क, जो भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो इस टाइम क्या चीजें कर रहा है सर। हमारे एलओसी को कितना थ्रेट है, हमारे देश के लोगों को कितना थ्रेट है आने वाले टाइम में, अभी क्या प्लानिंग चल रही है। आज सपोज करो जो भी हमारे बगल में है या मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, वो किस तरह से नई प्लानिंग कर रहे हैं, नया प्रोपोगंडा फैला रहे हैं सर, वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है या ये जरूरी है सर। ऑफ कोर्स वो भी ज़रूरी है, और ये तो खैर मैं सिर्फ जानना चाहूँगा वो ऐसा क्या मिडिल ईस्ट वाले कर रहे हैं भारत में, अगर आप थोड़ा सा बता सकें, फिर मैं तिवारी के बारे में फिर से बात की। सर देखो क्या खतरा है, क्या थ्रेट भारत के लिए नया आ रहा है, थोड़ा सा अगर झलकी भी दे दें आप, तो आज का नवयुवक होशियार हो जाएगा। लोगों को ये सोचना चाहिए सर, इस टाइम क्या है पूरा का पूरा, आज यूरोप को देख लो सर। आज हम अपने देश के अंदर बांग्लादेश में फेंसिंग कर रहे हैं सर। ये हमारी धरती है और हमारी मर्जी कि हम जो चाहे करें। हम किसी के बाप के गुलाम नहीं है सर, चाहे हम नाटो हो, चाहे अमेरिका हो, जो पूरा का पूरा वेस्ट हो, हमारी मर्जी। हम अपने देश को क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, आतंकवाद आ रहा है। लेकिन आज यूएन में मुद्दा बन गया सर कि हिंदुस्तान ये फेंसिंग नहीं करेगा। सर ये बांग्लादेश नहीं कर रहा है, ये बांग्लादेश के लोगों को भाड़े में खड़ा कर दिया। लेकिन इसके पीछे कौन है पूरा का पूरा, पूरे के पूरे नाटो पीछे, पूरा का पूरा अमेरिका की। इनकी हम फेंसिंग नहीं होने देंगे। अच्छा, मेरी बात समझ रहे हैं सर। आप ये सोचकर, एक पल के लिए सोचकर देखो कि हमारा पड़ोसी देश क्या है, नेपाल। बहुत प्यारा देश सर, नेपाल। लेकिन आपको ये पता है कि हमारे और नेपाल के बीच में 1700 किलोमीटर की बाउंड्रीज है जो खुली है। 1700 किलोमीटर। किलोमीटर, आप मेरी बात सर, 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, 1700 किलोमीटर। और नेपाल से हर रोज हजारों लोग हिंदुस्तान आते हैं, हिंदुस्तान से भी जाते हैं, कोई वीजा नहीं है। लेकिन आज आप ये सोचकर देखो कि जैसे हालात, आज से सर 15 साल पहले तो बांग्लादेश हमारा दोस्त था, शेख हसीना गवर्नमेंट थी। तो बीएसएफ के 15 जवान मार दिए थे उन लोगों ने। बांग्लादेश हमेशा से हमारा दुश्मन था, बांग्लादेश हमारा दोस्त कभी नहीं था। लेकिन एक हमारी एक फ्रेंडली गवर्नमेंट तो थी सर। हमने एक 1971 में अपना एक दुश्मन और क्रिएट किया था। हमने पाकिस्तान का विभाजन करके अपने लिए एक और दुश्मन बनाया था, बांग्लादेश। नहीं लेकिन सर एक चीज है, एक फ्रेंडली गवर्नमेंट तो थी, एक जो हमारी बात मानती थी। मुजीबुर रहमान शायद दोस्त होगा, उसके बाद तो सारे लोग दुश्मन हो गए। नहीं सर, एक जो भी अभी एक फ्रेंड, इससे पहले हमारी, देखो सर 100% तो कोई होगा नहीं। बांग्लादेश में अपने लॉ होंगे, उनकी अपनी, उनका अपना देश है, हमारा अपना देश है, तो उनका संविधान लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा सर, देखो सपोज करो कि आज से 10 साल पहले 70% लोग हमें पसंद करते थे, आज 70% उल्टा हो गया सर। ऐसा नहीं कि 30, है ना। बांग्लादेश वाज नेवर अ फ्रेंड। मेरा पॉइंट यही है हाँ, कि हमने भले उनको अलग कर दिया होगा, हाँ। तो पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन हो ही गया डबल, बांग्लादेश भी हमारा दुश्मन तो था। मतलब दे वाज। लेकिन सर देखो पाकिस्तान क्या है सर, अगर आप ये सोचो कि एक तरफ से पाकिस्तान यहाँ से हमारे को परेशान कर रहा हो, एक तरफ पाकिस्तान यहाँ से परेशान कर रहा हो, वो ज्यादा दिक्कत पड़ती है हमारे लिए सर। दोनों देशों के अंदर एक ही, दोनों अगर आज भी दोनों पाकिस्तान होते तो हमें कितना डिस्टर्ब होता। एक पाकिस्तान ने तो हिला रखा हमारे को, हाँ। है ना सर, वहां से तो हिला रखा, हर रोज आतंकवाद फैलाता है, हर रोज देश में आतंकवादी भेजता है सर। 14-14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चों के, अगर यही पाकिस्तान यहाँ से भी शुरू हो जाता तो हमारे को कितना दिक्कत होती। लेकिन इतनी तो दिक्कत नहीं है सर जितना था। तो खुला शत्रु नहीं है, अब छुपा शत्रु है। सब ये चीज कर सकते हैं सर। तो अब छुपा शत्रु है। तो ये जो आपको मैंने एक इंटरनेशनल पर हम लोग, तो इस पर हम कभी और लॉन्ग टर्म में बात कर सकते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि नेपाल हमारा ओपन बॉर्डर है। कल आप सोचो सर कि यही वेस्ट अगर ऐसे हालात कभी नेपाल में भी पैदा करती तो हमारे लिए कितनी दिक्कत है सर। एक पल के लिए सोच कर देखो आप, मतलब आप सोच से भी आपको डर लग जाएगा सर। जो आज हमारा दोस्त है,
आज कहते हैं कि बेटी माँ, हमारा रिश्ता माँ बेटी का रिश्ता जो हम बोलते हैं नेपाल के साथ, एक पल के लिए सोचकर देखो सर कि दुनिया में अगर इसी नेपाल को लॉन्च पैड की तरह यूज कर दे अगर कोई यूरोप, ये अगर नेपाल के लोगों को हमारे खिलाफ इंस्टिगेट कर दिया नहीं जाए, अगर अमेरिका ही या दुनिया का कोई भी पावरफुल देश इस देश को लॉन्च पैड की तरह यूज कर, सर अमेरिका की मिसाइल तो यहाँ तक नहीं ये पहुंचे, तो कर सकती है because अगर नॉर्थ ईस्ट में सीआईए आ चुकी है, लेकिन हम- आईएसआई आ चुकी है, लेकिन हमारे रिश्ते अच्छे हैं नेपाल के साथ, अच्छे रिश्ते हैं हमारे नेपाल के साथ। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज वो इस तरह के हालात कर दे जिस तरह के हालात वो म्यांमार के अंदर करने की कोशिश कर रहा है या बांग्लादेश की, तो हम तो सर हर जगह से गिरते ही जाएंगे सर। नॉर्थ ईस्ट में भी कर दी ना लोगों ने तो। नहीं नॉर्थ म्यांमार में कर ही रहे हैं सर, मिलिट्री रूल किसने लाया? मिलिट्री रूल लाने वाला सीआईए है सर। आज भी क्या करता है म्यांमार के अंदर? अमेरिका क्या करता है? आज भी ब्रिटेन क्या करता है? एनजीओ के नाम पर फंडिंग करता है, बोलता है यार हम उन लोगों को मदद कर रहे हैं जो लोग युद्ध के अंदर क्या हो गए, बेघर हो गए। अरे भाई युद्ध तो तुमने ही करवाया, लोगों के हाथ में हथियार तुमने ही दिए और तुम बोलते हो हम मदद मदद कर रहे हैं। अब तुम फंडिंग से मदद नहीं कर रहे हो, फंडिंग देके उन बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हो दोबारा से। तो क्या नेपाल में ऐसा होने का खतरा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है सर, नेपाल के अंदर ऐसा खतरा। मैं कह रहा हूँ सर, आप लोग वॉच कर रहे हैं इसको, आप हाँ, लोग वॉच monitor कर हम रहे हैं। हमारे अच्छे रिलेशन सर, सर रिश्ते तो खराब करने के लिए कोई ना कोई तो होता ही है ना सर। वो तो चाहेगा कि हमारे रिश्ते खराब हो। तो हमको लग रहा है कि नेपाल से सीआई नहीं, एक्चुअली चाइना की जो एजेंसी MSS चाहे आप हाँ, बोलो हाँ, तो इन्फ्लुएंस तो होगा ही वो सर। भी काम कर ही रही दोनों। तो मतलब आपके अकेले आरडब्ल्यू की तरफ से क्या होगा? दो तीन एजेंसी ISI भी काम कर रही है सर। हाँ वही आपके विरोध में काम कर रही है, क्या हुआ? लेकिन सर ये नेपाल की गवर्नमेंट भी देख रही है, वहां की जनता देख रही है जी। कि उन्हें फायदा हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से। सर हिंदुस्तान से उन्हें फायदा होगा, रोजगार होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को, है ना सर, लोगों को अच्छी चीज मिलेंगी। पाकिस्तान से दोस्ती करेगा, बॉम्ब मिलेंगे, धमाके मिलेंगे, सुसाइड बॉम्बर मिलेंगे। जी। तो नेपाल को भी नेपाल को भी पता है कि मुझे अच्छा पैसा चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, या बॉम्ब धमाके या सुसाइड बॉम्बर चाहिए। तब भी काठमांडू में आईएसआई बेस तो है ही है, बहुत सॉलिड वाला। नहीं सर है, एक्टिव है बिल्कुल। अगर एक्टिव नहीं होता तो 99 का हाईजैक भी नहीं होता सर। अगर 1999 में IC 814 हाईजैक हुआ तो डेफिनेटली है। तो यार पूरे नेपाल को सैनिटाइज नहीं कर पाया। मैंने काठमांडू में पाकिस्तानी मौजूदगी है, आईएसआई की मौजूदगी है, आज भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं है, जी। आज भी है। लेकिन आज क्या है सर, अगर आज हिंदुस्तान के साथ नेपाल के 90% रिलेशन अच्छे हैं, जी। 10% इन्फ्लुएंस है, खराब है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ 10% अच्छे रह जाएं और 90% खराब हो जाएं सर। जी। तो लेकिन हमारे सारे पड़ोसियों को कोई ना कोई प्रॉब्लम से है, मतलब चाहे पाकिस्तान सिर्फ पड़ोसियों को नहीं है सर, हाँ, वेस्ट को प्रॉब्लम है। हाँ। वेस्ट ऐसा माहौल पैदा कर देता है जी। कि प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सर। जी। और ऐसा नहीं है सर, मैं आपको ये बताऊं कि देश के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं सर। हम जब भी, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं सर, जी। इस देश में भी दो सोच हो गई है सर, जी। तीसरी सोच ही नहीं है सर। इस देश में क्या है, ये लोगों की सोच बता रहा हूं मैं, आम लोगों की सोच। ये मैं एक स्टूडेंट की भी सोच बता रहा हूं सर, उनके दिमाग में क्या डाल दिया है। आज आप देश की बात करो, एक वर्ग आ जाएगा पूरा का पूरा इस देश में। वो वर्ग क्या है, सोशल मीडिया में हो, कहीं भी हो, चाय की दुकान में बैठा हो, कॉर्पोरेट में बैठा हो, 5 स्टार होटल में बैठा हो, बोलेगा यार ये तो अंधभक्त है। वो देश की बात कर रहे हैं, ये क्या है, अंधभक्त। अब आप ही में से कोई आदमी इस देश की सरकार से सवाल पूछ लेना कि यार आपने तो ये वादे करे थे और आपने ये वादे पूरे नहीं करे, तो दूसरा वर्ग आ जाएगा, पता है क्या बोलेगा, तू तो देशद्रोही है। तो तीसरा वर्ग क्या है सर, मतलब आप देश के बारे में बात करो तो एक वर्ग आ जाता है, तुम क्या हो, तुम अंधभक्त हो। अगर आप सरकार से सवाल पूछो तो दूसरा वर्ग खड़ा हो जाता है, तुम देशद्रोही हो। पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी यार। सही है। आपको अपनी सोच जब तक नहीं बदलोगे कुछ नहीं हो सकता सर। ना तो एक आदमी को आप देश के बारे में बात करने दे रहे हो देश के पक्ष में, ना एक आदमी को आप सरकार से सवाल पूछने दे रहे हो। तो माहौल ही हो गया सर। तो इसको कैसे चीजें करेंगे आप? सर उन लोगों को अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी सर। चलो सर एक चीज और, मैंने शुरू से बोला भाई मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता सर। जी। मैं आपको किसी पार्टी से नहीं, चाहे दुनिया में कोई भी पार्टी हो जो अच्छा काम कर रही हो। बहुत सारे लोग आएंगे इसमें, यार बीजेपी मेरे को तनख्वाह दे रही है यार भाई, क्या बीजेपी से मैंने 1 रुपए लिया है? आप में से बहुत सारे लीडर्स होंगे, आप मुझे एक एविडेंस ला के दे दो, सिंगल एविडेंस की मैंने देश की बीजेपी से 1 रुपीस की कभी फंडिंग ली हो, कोई काम लिया हो। आज आरडब्ल्यू तो बीजेपी के नहीं देश के मुताबिक काम करेगी ना, गवर्नमेंट है। नहीं सर, देखो देश में कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा एज ए पीएमओ के अंडर में काम करेगी ना सर। हाँ। सर हम MSS नहीं है सर। MSS क्या है, चाइना। MSS का एक ही काम है कि अपनी कम्युनिस्ट को सेव करना, अपनी सरकार को सेव करना। ये हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना की MSS करती है कि कम्युनिस्ट के अगेंस्ट अगर कोई भी खड़ा हो रहा है उसे खत्म करो। RNW सर हमारा काम है एक्सटर्नल काम करना सर, देश से बाहर काम करना सर, आतंकवाद के खिलाफ काम करना। जो भी इस देश के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है एंटी एलिमेंट्स, उनका पॉलिटिक्स से कोई काम नहीं है सर। और दूसरा क्या है सर, फिर हम आ जाते हैं इसी बात में कि एक आदमी बोलता है कि यार तुम तो अंधभक्त हो, मतलब क्या हो, तुम बीजेपी सपोर्टर हो। चलो एक एग्जांपल,
एक आदमी बीजेपी को सपोर्ट करता है, हमारे को पॉलिटिक्स में मैं ज्यादा नहीं आऊंगा क्योंकि ये फिर पॉलिटिक्स हो जाता है, सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों की मानसिकता कि तुम अंधभक्त यानी कि तुम बीजेपी को सपोर्ट करो। अच्छा भाई, तू भी किसी को वोट देता होगा दुनिया में, चल एक आदमी इस देश में यार हर आदमी को वोट डालने का अधिकार है, तो एक आदमी जो बीजेपी को वोट वोट दे रहा है वो अंधभक्त, तो जो दूसरा आदमी है वो किसी ना किसी तो पार्टी को दे रहा होगा सर, चाहे कांग्रेस को दे रहा हो, है ना सर, चाहे सपा को दे रहा हो, हिंदुस्तान के अंदर, तो तुम क्या हो सर? एक को आप अंधभक्त कह देते हो क्योंकि आप बीजेपी के सपोर्ट में हो, तो दूसरा तो कुछ होगा सर। मैं यहाँ बीजेपी को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया के अंदर बीजेपी के अंदर सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग अगर अच्छे होते तो देश ही बदल चुका होता सर। तो स्वतंत्र भारत के एक आजाद नागरिक जो है हाँ। उसको सवाल उठाने का जो है अधिकार है सर सवाल उठाने से देशद्रोही नहीं हो जाता वो। नहीं, मैं थोड़ा ना करूँ देशद्रोही हो, एक वर्ग आ जाता है उसको देशद्रोही बताने में। जी जैसे इस देश के अंदर दो वर्ग डिवाइड हो चुके हैं, मैं यही कह रहा हूँ। एक आदमी जब सरकार से सवाल करता है कि सर आपने रोड क्यों नहीं बनाई, आपने नीट के बच्चों का पेपर आउट हो गया, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, वो सरकार से क्वेश्चन कर रहा है। 44 बच्चों ने आत्महत्या करी। 44 बच्चों ने नीट के जो लीकेज में से हुई है। नहीं, एक बंदे ने सवाल उठाया ना, जी तो जो दूसरा वर्ग है हाँ जो बीजेपी को पसंद करता है या प्रेजेंट गवर्नमेंट को पसंद करता है, वो ऐसे आते हैं उसके ऊपर, पता क्या बोलते हैं, तो देशद्रोही है। यार उसने भाई उसने सवाल किया है गवर्नमेंट से, तो देशद्रोही कैसे हो सकता है? लेकिन फिर क्या है, जब वही आदमी किसी अच्छे काम के लिए, सपोज करो कि अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम किया, कुछ भी किया हो, वो अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करता है तो बोलता है तो अंधभक्त हो गया। तो सर यहाँ दोनों ही गलत है सर, यहाँ आप एक को दोष नहीं दे सकते हो, यहाँ दोनों गलत है। जब तक ये दोनों की सोच चेंज नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता है सर। ये सोच बदलनी पड़ेगी, कैसे बदलेंगे हम? दोनों को ही बदलना पड़ेगा सर। देखो सबसे पहले तो क्या है यार भाई, आप किसी को भगवान मत बनाओ। धरती में कोई भी हो जो इंसान पैदा हुआ है उसको इंसान ही रहने दो सर। मतलब कोई आदमी थोड़ा सा अच्छा काम नहीं करता, आप उसको भगवान बना लेते हो सर, आप उसको भगवान की तरह पूछने लगते हो। मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि इस धरती में जिसने जन्म लिया वो इंसान ही रहेगा, और इंसान गलती करता है सर। दुनिया के अंदर आप मुझे एक ऐसा इंसान बता दो जिसको आपने भगवान बना दिया, उसने गलती नहीं करी होगी सर। मेरे गुरु ने मुझे बोला था कि किसी को भगवान मत बनाना, क्योंकि अगर इंसान ने जन्म लिया है तो वो गलती करेगा सर जी। तो इंसान को इंसान ही रहने दो पहले तो सर। बट आपका खुद का अनुभव जो था, जो आप जब जो आपकी जो हत्याएं जो थी, जो एलिगेशन लगे थे सर मेरे ऊपर से। एलिगेशन जो लगे थे, जी सर। तो आप जो 3 साल में 4 साल सर जी, 4 साल। 4 साल में आपको 11 जेलों में हाँ। आपको भेजा गया था घड़ी घड़ी, हम्म। आपका अनुभव खुद का क्या था? व्हाट यू फील? बिकॉज आपने तो देशभक्ति में, देश की सेवा में आपने जो कुछ किया था। सर आज भी मैं देश के लिए काम करता हूँ सर, 24/7, और हम देश की ही बात करते हैं सर, जी। सिर्फ देश की बात। उसके बाद भी आपको 4 साल में 11 जेलों के अंदर ट्रांसफर किया गया। बिल्कुल सर। आज चलो सर वो तो चीजें थी, चलो उस टाइम तो मेरे ऊपर एक्ट लगे थे। आज भी मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, हम यहाँ पर शायद इतनी देर से हम देश की बात कर रहे होंगे। जी जी। अभी आप शायद हमने ये नहीं बोला होगा, हमने एंटी इंडिया बात ही नहीं करी होगी ना, हम अपने जीवन में सोचते हैं इसे। लेकिन आज भी कई आ जाएंगे बिल्कुल सर जो लेकर आ रहा है, तुमने तो ये बोल रहे हो, तुमने तो ये, क्योंकि उनकी वो बीमार है सर, जी वो बीमार हो चुके हैं मानसिक रूप से। मतलब ये वो लोग हैं जो आपको ज्ञान देंगे, लेकिन अगर आप इनको ढंग से इनके बारे में जानो तो इनके घर के 10 लोग इन्हें पसंद नहीं करते यार। जी। आप किस आदमी को, अगर सपोज करो यार किसी आदमी की बात अगर 1000 लोग सुन रहे हैं और आपकी बात 4 लोग नहीं सुन रहे, आप उन्हें ज्ञान देने आ जाते हो सर। तो इसलिए कहता हूं थोड़ा सा पढ़ो, जीवन में अच्छी चीजें देखो। एक छोटा सा देश है सर इजराइल, अगर आपको किसी से सीखना है तो मैं तो ये कहता हूं कि तुम दुश्मन से भी कुछ सीखो। 1 करोड़ की ढंग की पॉपुलेशन नहीं है सर, दुनिया का पावरफुल देश सर। क्यों पावरफुल देश है सर? क्योंकि वो कहता है कि कुछ भी हो, जब बात देश की आएगी हम एक हो जाएंगे सर। लोग लोग कहते हैं सर, आज जगह नारे लगते हैं दुनिया में कि हमको चाहिए आजादी। किस चीज की आजादी चाहिए सर? आजादी किस चीज की चाहिए? आजादी आपको इस झंडे से चाहिए, इस देश से चाहिए। मतलब इस देश ने हमारे को स्वतंत्र करने के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। आपको आजादी चाहिए, लेकिन आजादी का मतलब है क्या? पहले तो आप आजादी का मतलब आप बोलते हो वेस्ट, अरे वेस्ट में पहले जाकर देखो ना यार। आप देखो कि हमारे देश, जब हमारा देश आजाद हुआ था शायद 1950 के अंदर ही, हमारे देश के अंदर बिल्कुल अधिकार था महिला को साथ में वोट डालने का। शायद अभी जब पॉडकास्ट देख रहे हो सर्च करना, अमेरिका कब आजाद हुआ, महिला को वोट डालने का अधिकार कब हुआ, फ्रांस कब आजाद हुआ, वोट डालने का अधिकार कब हुआ, स्विट्जरलैंड कब आजाद हुआ, वोट डालने का अधिकार कब मिला। ये समझो, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने स्वतंत्र हो। आपको पता है सर, हमारे देश में तो 1947 से अंगुलियों में बता देंगे हम कितने लोगों को फांसी हुई। अमेरिका की हिस्ट्री निकाल कर देखो, हर साल 40 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा होती है सर। फिर भी लोगों को चाहिए आजादी सर। किस वजह से आजादी चाहिए? लोग नहीं, यही चीज मानसिकता क्या है? कौन सी आजादी? मतलब हम आई थिंक विश्व के सबसे आजाद तरीन देश में से, हमसे आजाद कोई होगा नहीं शायद। सर हमारा देश क्या है? हमारा देश क्या है?
इस देश के अंदर फ्रॉड करके लोग जी नकली वीजा बना के अमेरिका भाग जाते हैं, जी कुछ भी फिशिंग करके जाते हैं। और हम्म, अमेरिका क्या करता है सर, इनके पीछे लात मार के भेजता है जंजीरों में जकड़ के। अच्छा फिर भी हमारा देश कहता है तुम हमारे देश के हो, हमारे देश में आओ, हम्म। हमारा वो देश है सर। कि जब इन्हें लात मार के भगा दिया जाता है ना सर जंजीरों में लाकर, तो हमारा देश बोलता है यार ये तुम्हारा ही देश है करके। हमारे देश के अंदर सर, हमारा वो देश है जिस देश के अंदर, इस देश में आप देश के प्रधानमंत्री का, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हो या पहले के हो, आप उनका पुतला फूकते हो, उनके ऊपर इंक डालते हो, उनके पुतले के ऊपर, शाम को 5 स्टार होटल में दारू पीते हो और बोलते हो हमारी आजादी खत्म हो गई। ये करके दिखाओ चाइना में सर। चाइना क्या करेगा यार, आपको नहीं डालेगा 15 फीट नीचे, आपके पूरे डीएनए को डाल देगा। पता है क्या बोलेगा सर, बोलेगा आपका तो डीएनए ही खराब है, अच्छा ये बोलेगा। आपको पता है सर चाइना के अंदर लाखों मुसलमानों को सर उसके अंदर डाल दिया, सेंटर मतलब क्या बोलते सुधार केंद्र के अंदर। क्या उनको सुधार केंद्र नहीं है भाई, जेल है सारे के सारे वो लोग। सुधार केंद्र डाल दिया। सुधार केंद्र, और पता है सुधार केंद्र क्या है सर, हाँ स्कूल बना रखे हैं, ठीक है, जो पुरानी बिल्डिंगों को सुधार केंद्र बना रखा है, और सुधार के जेल है, जबकि कागजों में तो जेल नहीं है ना सर। वो अब वकील किसके पास जाएगा सर, अब आप बताओ। लाखों मुसलमानों को, लाखों मुसलमानों को कितने सालों में? सर आज भी चल रहा है, ब्लैक जेल्स देख लो आप चाइना के अंदर सर। अच्छा आप वहीं लोग बोलते हैं आजादी, आप अमेरिका के अंदर देखो, क्यूबा में उन्होंने अपनी जेल बना रखी है यार, बहुत मुश्किल नाम है, दवाई जैसा, मुझसे बोलना भी नहीं आता, बहुत सारी रेड मैरून कलर की ड्रेस है उस जेल की। क्यूबा के अंदर उनका नेवल बेस है सर, मुझे नाम ही नहीं बोलना आ रहा उस जेल का। आपको पता है सर अमेरिका के पास का धरती की कमी रह गई सर कि क्यूबा में अपनी जेल बनानी पड़े। पता है क्यों, क्योंकि अमेरिका जिसको चाहे उठा के उस जेल में डाल देता है। हाँ बिल्कुल, हाँ वही जेल सर, है ना सर, उस जेल में अमेरिका डालता है जी। अब आदमी क्या करेगा, आदमी जाता है भाई कोर्ट पर, सर मेरे बच्चे को उठा के ले गए, तो बोलता कहाँ, वो अमेरिका बोलता है तो हमारे अंडर में ही नहीं है जेल, मतलब अमेरिका कहता है हमारे कानून में ये जेल नहीं है। अब मेरी बात समझ रहे हो सर, उनके कानून में नहीं आती सर, अच्छा मतलब उनके लॉ में। अब वो लोग क्यूबा में जाते हैं कि सर हमारे बच्चे को जेल के अंदर डाल रखा है, क्यूबा कहती है तो हमारी जेल है ही नहीं है, तो अब आप समझ रहे हैं, ये आजादी चाहिए सर। यानी दोनों देश कहते हैं हमारी जेल नहीं है, जेल है किसकी हो? तो बस अब ये जेल किसकी है, ये लोग पूछे ना अमेरिका से सर, हाँ उससे पूछे किसकी जेल है सर। अब आपको पता है उस जेल में जाने के बाद डेड बॉडी बाहर आती है लोगों की, अच्छा ये नहीं, लोगों को ये नहीं दिखाई देता, लोगों को ब्रिटेन के अंदर नहीं दिखाई दे रहा कि ब्रिटेन के अंदर क्या हो रहा है, लोगों को आज यूक्रेन वॉर नजर नहीं आ रहा सर, और लोग यहाँ आजादी चाहिए सर। 4 लोग आ जाते हैं सर वो ठपकी पीटते हुए कि हमको आजादी चाहिए बस। बट हमारी तो अमेरिका से बहुत मित्रता के संबंध हैं। हम अमेरिका की जो तमाम वो खुफिया जो गतिविधियां हमारे देश के खिलाफ चलती रहती हैं, हम उस चीज़ों को एक्नॉलेज करते नहीं है, एक्सेप्ट करते नहीं है। हम तो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े मित्र हैं सर अमेरिका के मित्र हैं। सर देखो, जब CIA हमारे देश में आके ऐसी चीज़ें कर रही है तो हम इसका विरोध नहीं करते हैं। सर देखो क्या होता है, इंटरनेशनल में कभी कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन भी नहीं सर। जी यहाँ तो अगर एक देश को दूसरे देश से फायदा हो रहा हो तो दोस्त है, नहीं तो कल सबसे बड़ा दुश्मन होगा सर। आप वो हिस्ट्री उठाकर देख लो सर, है ना। आज मतलब ये नहीं है कि हम कहेंगे कि अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है ना सर। हम अमेरिका को अपना बहुत अच्छा दोस्त नहीं बोल सकते। अगर हम बहुत अच्छा दोस्त बोलते तो अमेरिका हमारे ऊपर धमकी नहीं देता कि 500% टैरिफ लगा दूंगा। वो अमेरिका कभी ये नहीं बोलता अगर रूस से तेल लिया तो मैं ये कर दूंगा। अमेरिका कभी ये नहीं बोलता सर। दोस्त तो हम कहें, हमारे 3 सेलर्स को मार दिया उन्होंने अभी रिसेंटली। तो ये कहाँ का दोस्त है सर? हम तो वही तो कह रहे हैं ना, फिर अंकल डोनाल्ड ट्रंप को समझाए कोई कि भाई वो आप हमारे मित्र नहीं है, पर हम लोग जो अमेरिका को अपना मित्र समझते हैं और कुछ लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। तो इससे क्या है, लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी सर। क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर कि जनता और लीडर दोनों अलग अलग होते हैं सर। जी पहले इस फर्क को समझ लो। इंटरनेशनल लेवल के अंदर दुनिया की कोई भी एजेंसी दो चीज बहुत देखती है कि आज सपोज करो, एक उदाहरण देता हूँ, पाकिस्तान। सर पाकिस्तान की जनता भूखा मर रही है। जी आज पाकिस्तान में पीओके के अंदर क्या हो रहा है पूरी दुनिया को पता है, जो भी चीज देख रहे होंगे। 200 से ज्यादा लोगों को गोली मार दी सर। चाहे मीडिया 200? रिपोर्ट, हाँ, चाहे मीडिया बता रहे हो कि 30 लोगों को उठा लिया। आज भी बलोच के अंदर गृह युद्ध चल रहा है सर। बीएलए हर दिन पाकिस्तान को मार रही है, ठीक है। भले कल बीएलए ने, मैंने अपना ट्वीट डाला है, कल बीएलए ने अपनी करेंसी लागू कर दी सर। बीएलए ने पहली बार अपनी करेंसी दे दी कि हमारी करेंसी रहेगी। BLM का फुल फॉर्म और उसके बारे में बलोच लिबरेशन आर्मी, जो बलूचिस्तान की आजादी के लिए फाइट कर रही है। और आपको शौक होगा जानकर कि इसके जो लीडर हैं सर, मेरे को फिर नामों में बहुत ही कंफ्यूज है जी कि अल्लाह कुछ नाम है उनका, डॉक्टर है सर, अच्छा एक मेडिकल के डॉक्टर सर। लेकिन कैसे हालात पैदा हो गए कि हथियार उठा के जंगलों में है सर। अच्छा कभी उनकी भी हम डिटेल में उनके बारे में भी बात करेंगे। मैंने बलोच लिबरेशन आर्मी के अच्छा तो चीफ है, डॉक्टर है। ऐसा नहीं है कि भाई पैदा होते उन्होंने हथियार ले लिया, नहीं यार। एक मेडिकल के स्टूडेंट, एक डॉक्टर, MBPS डॉक्टर जो लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से हालात पैदा हुए कि आज हथियार उठा के बैठे हुए हैं सर।
तो हम एज उनके लिए फ्रेंडली हेल्प क्यों नहीं देते, मतलब बीएलए को या पीओके के अंदर? पीओके तो एक्चुअली हमारा हिस्सा हमारा ही है सर, पीओके तो हमारा आज भी हमारा ही है हिस्सा जो जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल। तो हम उसको वापस क्यों नहीं ले लेते हम? सर देखो, उसके लिए फिर बहुत सारे कानून है सर। जी। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में है, लेकिन आज भी हम बोलते हैं कि पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा सर। अभी आपने इजराइल का उदाहरण दिया था, वो लेबनान की और पैलेस्टीन की बहुत जमीन हथियार रहा है ना, हथियार आज कल भी फायर मारा है सर उसने। तो हम वही कह रहे हैं कि फिर हम ऐसी पीओके की अपनी जमीन को क्यों वापस क्यों नहीं लेते? हमारी जमीन है, हम ले लें। अगर आप इजराइल का उदाहरण दे रहे हैं तो पीओके हम वापस ले सकते हैं, क्यों नहीं ले रहे हम? सब देखिए क्या इतना बड़ा नेशन है, वी आर अ सुपर पावर, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर इजराइल छोटा सा मुल्क कर सकता है, हम भारत हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हम? सर, हम बहुत बड़ा देश है सर, हमारा बहुत ही बड़ा देश है तो सर। हमारे लिए पीओके लेना क्या मुश्किल बात है? एक झटके में हम ले सकते हैं नहीं नहीं पाकिस्तान सर, ये क्या है, जैसे अगर हम पीओके के लिए भी एकदम से अटैक जाते हैं तो एक वॉर सिचुएशन पैदा हो जाती है सर। कौन एक वॉर पाकिस्तान से वॉर करेगा? जो नहीं भूखा मर रहा है? नहीं नहीं सर, पाकिस्तान अगर वॉर आएगा तो पाकिस्तान को तो फंडिंग मिलेगी ना सर। जब भी पाकिस्तान वॉर के लिए खड़ा हुआ, ये तो पाकिस्तान के घर में तिजोरी में पैसा आया है सर। कहीं ना कहीं उसको अमेरिका मदद करेगा। आज चाइना ने उसको $20 बिलियन के हथियार दिए हैं ना सर, उधार में दिए हैं सर। $20 बिलियन $20 बिलियन के उधार में हथियार, बोला एक- बाद में देना एक भूखे नंगे दे- देश को? दिए। अभी 1.2 बिलियन का शायद आईएमएफ का उसका कर्जा पास किया है, अमेरिका ने पास करवाया। अभी अमेरिका ने क्या बोला सर, अमेरिका की अभी शायद उनका इंडिपेंडेंस डे था कराची के अंदर या इस्लामाबाद में, अपने एम्बेसी के अंदर क्या बोल रहे थे, बोला एक मजबूत पाकिस्तान हमारे हित में है। इंडिपेंडेंस में शायद 4 जुलाई को है, अभी 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 नहीं, अमेरिका का सर, अमेरिका। अमेरिका का 4 जुलाई है। हाँ, 4 जुलाई को जब उनका वो था। हाँ। नहीं नहीं, जुलाई में था, कब था सर? जुलाई को आएगा उनका, 4 तो जुलाई का आएगा उनका independence। उनका क्या कहते हैं, उन्होंने अपने वहां पर बोला कि हमारे को एक मजबूत पाकिस्तान हमारे हित के लिए है सर। ताकि किस वो मजबूत अच्छा पाकिस्तान? था कि वो इंडिया को अपने कंट्रोल में रख सके। कंट्रोल में नहीं रखे सर। एक्चुअली क्या है कि अमेरिका तो क्या है, दुनिया के अंदर चाहे यूक्रेन को मोहरा बना ले सर, चाहे पाकिस्तान को मोहरा बना ले, चाहे बांग्लादेश को मोहरा बनाए, वो तो सर प्रॉक्सी गेम खेलता है ना सर। उसको तो देखो, पहले क्या हुआ करता था सर, पहले हुआ करता था कि युद्ध जब भी होता है तो युद्ध लड़ने के लिए हथियार बनते थे सर, है ना, युद्ध लड़ने के लिए। आजकल तो हथियार बन ही रहे हैं सर, युद्ध आजकल तो उल्टा हो गया सर। आजकल तो मतलब हथियार, मतलब युद्ध लड़ेंगे तभी हथियार बिकेगा सर, करेक्ट। तो उल्टा हो गया आजकल तो डेफिनेशन सर। तो मैं सिर्फ सवाल ये करना चाह रहा था कि हम इतने सालों से 1947 से पीओके जो हमारे हाथ से गया हुआ है, और आज जो पीओके में एक जो अपराइजिंग, एक सिविल वॉर सी जैसे सिचुएशन आ गई है, क्या आपको लगता नहीं कि हमारे पास एक बहुत सुनहरी मौका है उस हिस्से को, विभाजित हिस्से को फिर से अपने में सम्मिलित करना? हाँ नहीं सर, लेकिन इस टाइम सिचुएशन क्या है सर, इस टाइम पूरी दुनिया वॉर में है। जी। इस टाइम यूक्रेन रशिया का वॉर देख ही रहे, इसमें 3.5 साल से वॉर चल रहा है सर। सीरिया वहां खत्म हो गया, सीरिया के शायद जो प्राइम प्रेसिडेंट थे उस टाइम मॉस्को के अंदर बैठे हुए। आपने वेनेजुएला का हाल देखा, वेनेजुएला में क्या हुआ सर। आज आप ईरान और दादागिरी थी, वो तो जो वेनेजुएला में हुआ, जो उनके किडनैप जो कर लिया, उनके वो तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने किया था। डोनाल्ड ट्रम्प नहीं किया। उसके बाद आपने ईरान वॉर देख ही रहा, हाँ। हर रोज ईरान का वॉर चल रहा है सर। आप लेबनान के अंदर देख ही सकते हैं क्या हो रहा है सर। आपने दुबई में देख लिया इस टाइम दुबई में क्या हुआ। जो लोग कहते थे हिंदुस्तान से कि हमने गोल्ड वीजा ले लिया, अब तो हम दुबई में रहेंगे, भाग भाग के वापस आ रहे हैं सर। जी। देखा ना आपने। लेकिन क्या इस टाइम पूरी दुनिया वॉर के अंदर है सर। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है इस टाइम कि जैसी अगर पीओके के अंदर कुछ भी होता है तो ये वॉर एशिया के अंदर आ जाएगा सर पूरा का पूरा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी हालात बहुत अच्छे नहीं है इस टाइम दुनिया के, और हम एक बिल्कुल वॉर के सिचुएशन में हैं सर। जैसे आपने बोला पीओके, तो हम वॉर के सिचुएशन में हैं अभी। तो ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू आई थिंक भरत तिवारी एंड द एनकाउंटर्स जो अब जो देश में हो रहे हैं, आपके हिसाब से ऐसे नवयुवक, भरत तिवारी जैसे नवयुवक जो देश के अंदर कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, देश में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं, इन नवयुवकों के साथ जो अन्याय होगा या देश के जो अधिकारी जो इनको इग्नोर कर रहे होंगे, हम इसका हल कैसे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सर एक ही है सर, देखिए जो भी आज बच्चे, बहुत अच्छी बात है समाज में यार, समाज सेवा से अच्छी बात तो कोई है ही नहीं सर, है ना। तो आप आवाज उठाना आपका हक है। आप जब तक आवाज नहीं उठाओगे, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाओ। लेकिन सर एक चीज, आप जीवन में कुछ भी कर लो कितना, लेकिन आप वेपन मत उठाओ सर। मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं कि हथियार उठाना क्राइम है, अपराध है। आपने 1000 अच्छाइयां करी हो, जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं, सिर्फ एक बार आप वेपन उठा लोगे तो आपकी 1000 अच्छाइयां खत्म हो जाएंगी सर। दुनिया का कोई भी सिस्टम सर, वर्ल्ड का कोई भी, आप हथियार के दम पर लड़ाई नहीं जीत सकते हो सर। मैं आपसे एक चीज बता रहा हूँ, आप उदाहरण श्रीलंका लेकर चलो सर, आप एलटीटी लेकर चलो सर। क्या दुनिया में एलटीटी से बड़ा ग्रुप था सर कोई? एक ऐसा संगठन जिसके पास अपने फाइटर प्लेन थे सर। आज भी आप मुझे दुनिया में ऐसा संगठन दिखा दो सर। लेकिन आप हथियार के दम पर नहीं, आपको आवाज उठानी है, आप आवाज उठाओ, आपके साथ समाज जुड़ेगा। बेशक देर लगेगी सर, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के अंदर आपकी आवाज बिल्कुल नेशनल आवाज बन जाएगी, नहीं। लेकिन आपकी आवाज सच है, सच्चाई है, तो देश आपकी आवाज के साथ जरूर खड़ा होगा और आपको
आवाज उठानी चाहिए, लेकिन मैं लास्ट में ये कह रहा हूँ कि वेपन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं सर। अगर आपने हथियार उठाया तो हथियार अगर आप उठाओगे तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा सर। ये तो जिस जो जो लड़का कह रहा था कि आप कोरोना में मुझ पर ट्रायल करिए, उस लड़के की आवाज़ जब किसी ने सुनी नहीं, तो उस लड़के ने फ्रस्ट्रेशन होकर हथियार उठाया। मेरा कहना है कि ऐसे ही लाखों युवक होंगे जो देश में चेंज लाना चाहते होंगे, लेकिन जब वो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो क्या करेंगे? मतलब और क्या तरीका नहीं, है? आगे से ऐसा नहीं होगा सर, जी, आगे से नहीं होगा। एक कई सालों में, कई दशकों में एक बार होता है सर। आज हुआ ना, इसकी आवाज पूरी देश ने सुनी सर, जी। देश ने सुनी। शायद मैं भी जा रहा हूँ, इससे पहले मैं भी कभी नहीं गया आप सर। क्यों जा रहे हैं भोजपुर? मैं जा रहा हूँ सर, मैं भी मैंने क्या बोला सर, मैं भी जा रहा हूँ उस गाँव के अंदर, अभी तो उस आपका गाँव को देखना। अंदरूनी मामलों में आप कहते हैं हस्तक्षेप नहीं करते आप। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, तभी तो मैं ऐसे मुल्कों के अंदर जाके काम करते हैं। हाँ, तो फिर ये भोजपुर जाके क्या करने वाले? ताकि इन फ्यूचर के अंदर सर मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ जी। कि भविष्य में कोई बच्चा वेपन ना उठाए सर। दूसरा, किसी का फेक एनकाउंटर ना हो सर। तो इस तरह आप से कैसे एक एक जगह जा करके आप फेक एनकाउंटर पूरे भारत में कैसे भारत में सबको सिंघम बनना है, हर प्रदेश की पुलिस को संगम बनना है, यूपी हो, मुंबई हो, आपका बिहार हो, हाँ, हर जगह लोगों को सिंघम बनना है। नहीं, तो आप कैसे इतने सिंघमों का जन्म रोकेंगे आप? नहीं सर, अगर एक उदाहरण होता है सर, क्या जी, होता है, हमारे सीनियर लोग बोलते थे डर बहुत जरूरी है सर, जी। कानून का डर बहुत जरूरी होता है जीवन के अंदर। अभी आप भी सर ड्राइविंग करते हैं, हम भी जाते हैं, हम लाल बत्ती में गाड़ी को रोक लेते हैं, कहीं ना कहीं तो डर तो है ही सर हमारे अंदर। जी, चाहे चार आदमी हमारे को कुछ भी बोले, हम हाथ नहीं उठाते, जी। कितना भी गुस्सा है, क्योंकि कानून का डर हमारे अंदर होता है सर। हुँ। किसी ना किसी के अंदर कानून का डर होता है, हम बोलते हैं यार तेरे को भाई अदालत लेके जाएंगे करके। तो ये डर उन लोगों के अंदर होना बहुत जरूरी है, उन पुलिस वालों के अंदर भी होना बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया तो ये डर बाकी पुलिस वालों में नजर आएगा सर। अभी आप केरल का उदाहरण देख सकते हैं, शायद 16 पुलिस वालों को सजाए मौत दी है सर। जी, 16 पुलिस वालों को सजाए मौत दी है ना। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि मैं, मेरा जाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा तो मैं जाऊंगा सर, लेकिन फिर मैं एक मैसेज कि वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा सर। तो इस संदेश के अलावा हम्म, अगर आपको ये बताना हो कि सपोज़ देश के जो बहुत से नवयुवक भरत तिवारी जैसे पढ़े-लिखे, जोशीले नौजवान जो होंगे, जो अगर देश के अंदर कुछ सुधार लाना चाहते हैं, हम्म। तो इसके अलावा अगर आप बताएँ कि और क्या ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए उन लोगों को जो इस समाज के अंदर थोड़े-से चेंजेस, थोड़ा-सा परिवर्तन आने लगे? आपको क्या लगता है कि क्या-क्या करना चाहिए जो बहुत शांतिपूर्वक जो है वो लोग देश की या प्रशासन की अपनी तरफ जो है वो तवज्जो ला सकते हैं और उनको कह सकते हैं हमारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए? सर सब आपके साथ क्या कर सकते हैं? सर देखो, सबसे पहले तो क्या है कि देश के हर व्यक्ति को पहले क्या है, हमें खुद सही होना पड़ेगा। हुँ, फर्स्टली हमें क्या होता है सर, हम सामने वाले के ऊपर हजार कमियां देखते हैं। पहले दुनिया के अंदर पहले हम सही हों। फर्स्टली जब मुझे लगता है कि यार मैं सही हूँ, उसके बाद कार्य, मतलब सही होने के लिए कैसे, यार अगर आपके सामने रोड के ऊपर अगर पानी भी चल रहा है, अगर आप नल भी बंद कर देते हैं ना, तो मिलने आप देशभक्त है कि आपको लगता है यार ये पानी किसी के पीने के काम आएगा, है ना सर। एक छोटी सी चीज भी जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर के ऊपर जा रहे हो, आप गोलियां चलाओगे यार कि आप ही देशभक्त हो, नहीं यार। देशभक्त का मतलब है आप अपने देश के हित चाहते हो, वो आप कहीं से भी देख सकते हो सर। दूसरा, आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है, आप किसी भी व्यक्ति को जमीन से उठा के सबसे पावरफुल आदमी बनाते हो सर, आपका वोट का राइट। एक कल एक आम आदमी होता है, वो आपके स्टेट का सबसे पावरफुल आदमी बनता है सर। अब तो खरीद लिए जाते हैं, अब तो रैगिंग हो जाती है, अब तो बहुत कुछ मैनिपुलेशन हो जाता नहीं, है। लेकिन जिस आदमी को आप वोट दे रहे हो सर, उस आदमी की हिस्ट्री चेक करो सर। किसी ना किसी को तो आप वोट दे रहे होंगे ना सर। हुँ, आप आदमी का, यार आज के टाइम में तो शायद 2-4 दिन 5 दिन बहुत होता है किसी भी आदमी को समझ। जो आदमी 1000 बारी 10 बारी देश के अंदर भ्रष्टाचार कर चुका है, फिर भी आप उसे चुन रहे हो, तो फिर आप अंधे हो सर। आप जानबूझ के चुन रहे हो, कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर भी है। जब मुझे नजर आ रहा है कि यार सामने वाला आदमी बहुत ही करप्ट है, लगातार इस देश को नुकसान कर चुका है, भ्रष्टाचार कर चुका है, फिर भी मैं उसको चुन रहा हूँ, या तो फिर मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ रिश्वत लेके मैं भी वोट दे रहा हूँ सर। तो मैंने आपको बोला कि पहले हमें खुद सही, हम 1 रुपए लिए बिना हम वोट देंगे सर। देखिए ऐसे बहुत से स्टेट हैं भारत में, हाँ। ऐसे बहुत से प्रांत हैं जिनको वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, जहाँ फ्री में चावल, फ्री में शक्कर, फ्री में तेल मिलती है और फिर वो लोग उसके बदले में सब अपने नेता को वोट देते हैं हम्म। और वो नेता जीत के आ जाता है। तो सर फिर उनको चावल वही मिलेंगे जो 2 वक्त की रोटी मिलेगी उन लोगों को हाँ, तो जीवन भर। उनके सारी चीजें जो मिलने वाली है वो नेताजी के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे सर। तो बिल्कुल, क्योंकि आपने भी तो भाई चीनी चावल चीजें ली है ना फ्री में। हाँ, तो वो वेलफेयर स्टेट्स है, तो मेरा कहना है कि फिर आपके वोट की जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जा रही है। जो आपको अधिकार है कि आप उस नेता को चुन करके भेजेंगे, फिर वो खत्म हो गया, फिर वो उस चावल, चीनी, तेल के बदले बिक गया वो। बिक गया ना सर। हाउ विल यू चेंज सच अ कंट्री? आप ऐसे देश को कैसे परिवर्तित करेंगे आप? सर देखिए, मैंने आपसे बोला कि समाज से जी, जो नए लोग हैं, जो युवा लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको तो आगे आना पड़ेगा सर। आप इलेक्शन में आओ ना यार, आप खड़े हो ना,
आप क्यों नहीं खड़े होते हैं? नहीं सर, मैं पॉलिटिक्स से दूर सर, राजनीति में मैं बहुत दूर सर, मैं दूसरे कामों के लिए हूँ सर, आप वही है गुप्त ना? विभाग में काम मैं करेंगे। अपने दूसरे कामों के लिए हूँ, तो मैं हमेशा राजनीति किसी भी पार्टी से नहीं, कुछ नहीं। और लेकिन जब भी मैंने वापस बोला सर, जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, मैं धरातल पर आऊँगा आप सर। जैसा नवयुवक जो इतनी समझ रखता है कि देश में कैसे इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, क्या लेना चाहिए, पुलिस जो है वो कहाँ गलतियाँ कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, जो शायद एक आम इंसान को नहीं पता होगा। हुँ। तो आप जैसे अगर ज़िम्मेदार नवयुवक जो है इस ज़िम्मेदारी को नहीं सँभालेंगे, तो फिर और लोग क्यों सँभालें? मतलब फिर भरत तिवारी जैसे हत्याएँ होती रहेंगी या फेक एनकाउंटर्स होते रहेंगे फिर तो। नहीं, नहीं, जो भी अच्छे लोग सर राजनीति में आएँगे, मैं उनके साथ हूँ सर। लेकिन मैं जीवन में राजनीति में नहीं आऊँगा सर, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं जाऊँगा। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार कि नहीं, नहीं, ये तो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी में आएँगे, तो मैं ठाकुर आदमी हूँ, राजपूतों वाले वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ सर। मैं हमेशा देश के साथ हूँ और जो भी लोग आवाज़ उठाएँगे अन्याय के खिलाफ, मैं उनके भी साथ हूँ अब सर। देखिए डॉक्टर्स हैं, फ़िल्म एक्टर्स हैं, अब ये सब भी पॉलिटिक्स में आने लगे हैं। उनको लग रहा है कि ये लोग एक एक चेंज ला सकते हैं, एक बदलाव ला सकते हैं देश के अंदर। हुँ, मेरा कहना है कि अगर एक एक्टर ला सकता है, एक डॉक्टर ला सकता है, एक इंजीनियर ला सकता है, एक सिपाही क्यों नहीं ला सकता है? हुँ। आप जो खुद एक देश के इतने ज़बरदस्त सिपाही हैं, आप खुद चेंज क्यों नहीं ला सकते हैं? आप जैसे लोगों को क्यों नहीं बागडोर संभालना चाहिए देश की? ये सर एक्चुअली क्या है, देख मैंने आपको बताया जो सर। इस बात से वाकिफ़ भी है कि नेपाल में क्या हो रहा है, हुँ, पीओके में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, हुँ। बांग्लादेश क्या, मतलब ऐसे जागरूक वेल इन्फॉर्म्ड नौजवान को देश के हित के लिए खड़ा होना चाहिए। आप कहेंगे मैं नहीं ये सब नहीं करूँगा मैं, तो फिर देश सँभाले कौन? यही जैसे करप्ट नेता और यही लोग जो वेलफेयर स्टेट चलाने वाले फिर यही लोग आगे बढ़ेंगे फिर? नहीं सर, मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, जिनको मैं सही टाइम पर अच्छी रिपोर्ट देता हूँ सर, वो लोग अपना काम कर रहे हैं सर, है ना? तो मेरा यही काम है कि सही इन्फॉर्मेशन मेरे सीनियर तक पहुँचाना और मेरे सीनियर्स के ऑर्डर्स का फ़ॉलो करना सर। लेकिन मैं फिर भी ये बोल रहा हूँ कि सर कि इस देश की जनता बहुत समझदार है, बहुत ही समझदार। शायद उन्होंने 2-4 साल के अंदर बहुत अच्छे बदलाव देखे, आप लोग आगे आओ और मैं हमेशा साथ में हूँ सर। मतलब आप जो है वो लोगों को सपोर्ट करेंगे या लोगों को आगे बढ़ाएँगे लेकिन आप खुद जो है पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। पॉलिटिक्स में नहीं सर। इस भरत तिवारी के बारे में मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक अब भरत तिवारी केस में होना चाहिए? मैं खाली एक कंक्लूजन के हिसाब से कि अब ये केस समझिए फिलहाल जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है कि सुओ मोटो इंक्वायरी कर लीजिए आप। हुँ। तो सुप्रीम कोर्ट तक का चाहे उन्होंने कि जाँच इसके अंदर वो शुरू कर दें। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब फाइनली ऐसा क्या निष्कर्ष निकाला जाए जो भरत तिवारी केस में सच्चाई सामने आ सके? बस सर एक ही लाइन में मैं कहना चाहता हूँ सर, सबसे पहले तो ऑर्डर्स देने वाले से लेकर जी, गोली चलाने वाले को सजा सर। जिसने ऑर्डर्स दिए जी। और गोली चलाने वाले तक। तो निचले अधिकारी को तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया, जो 3-4 लोग थे, छोटे-मोटे लोग थे, फिर उनको कर दिया। नहीं, नहीं सर, फिर मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि हत्या का समाधान सस्पेंड नहीं है सर, हाँ, सजा है सर। बट अभी साबित नहीं हुआ ना। देखिए, आप एक हत्यारे को भी पहले ट्रायल चला दें, आपको पता है इस देश में मशहूर है कि आदमी जो है वो ट्रायल करते रहे और मुकदमा चलता रहे तो सालों तक। एफआईआर तो दर्ज होगी ना सर, लगेगा तो सही हमारे को, एफआईआर तो दर्ज होगी एक। हमारे देश का एक संविधान है कि भले 10 गुनहगार छूट जाएँ, बिल्कुल। लेकिन एक जो है बेकसूर आदमी को सज़ा नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन सर एफआईआर के बाद छोड़ देना ना आप। आप स्टार्टिंग की तो कार्रवाई कर दो। एक एफआईआर तो दर्ज कर दो, चलो बेशक उनके बाद आप सबको छोड़ देना, लेकिन एक एफआईआर तो करो यार आप पहले। सेकंड चीज़ के ऊपर नहीं जाएँगे, आप पहली चीज़ कर दो। बेशक आप बोल देना इन्होंने कुछ नहीं किया, एक अननोन आदमी मार के चला गया, लेकिन एफआईआर तो दर्ज करो सर जो धरातल कितने पर है। कितने लोगों पे एफआईआर होना चाहिए आपके हिसाब से इस वक़्त? जो भी ग्राउंड के ऊपर थे, हाँ, जिन्होंने गोली चलाई, जी। उनके ऊपर, जिसके ऑर्डर से गोली चली, उसके ऊपर सर। तो एसएसपी से लेकर के नीचे के कांस्टेबल तक के लोगों पे। हाँ, बिल्कुल, आपको क्या लगता है सर इस देश में एक इंस्पेक्टर रैंक क्या बिना ऊपर के अधिकारी की परमिशन की गोली चलाने की हिम्मत रखता होगा सर? मैं तो ऐसे लोग भी बता दूँगा, जो ग्राउंड के ऊपर जाते हैं, जब फायरिंग चलती है तो पूछते हैं सर फायर आ रहा है क्या करें करके? उस टाइम भी ये तो सोचो सर। तो होना चाहिए एक्शन सर और उनके ऊपर भी होना चाहिए जो पिछले 4-5 साल से भरत तिवारी की हर एप्लीकेशन को अपनी डस्टबिन में डाल रहे थे सर। उनके ऊपर भी एक एफआईआर होनी चाहिए उनकी। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है हुँ, कि 4 सालों से हुँ। जिन लोगों ने भरत तिवारी की बातों को इग्नोर किया, और वो नेग्लेक्ट किया, नज़रअंदाज किया, हुँ, उन लोगों की भी अब इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी कौन होनी लोग थे चाहिए। ये? कौन लोग थे सर ये? ये बिल्कुल। कौन लोग थे जो उसको रिश्वत दे रहे थे? हुँ, ये कौन लोग थे जो उसकी माँगों को ठुकरा रहे थे? हुँ, ये कौन लोग थे जो उसको पूरी तरह से इतना फ्रस्ट्रेट कर दे रहे थे हुँ। कि उसने वो कदम उठाया? उसने वो कदम उठाया सर, बिल्कुल। मतलब ये हम सब लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कि ऐसा ना करें कि भरत तिवारी जैसे लोग आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएं और हमारे देश में अराजकता पैदा हो जाए, जहाँ पे या तो वो नवयुवक हथियार ले ले या पुलिस फेक एनकाउंटर कर दे। आप मैं क्या इस बात से सहमत हैं आप? नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। और दोस्तों हम लकी सिंह बिष्ट के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं
इन्होंने एक्चुअली बहुत गहरी बातें, यानी नॉट जस्ट अबाउट भारत के बारे में, भारत के विविध प्रांतों के बारे में, लेकिन जो हमारे बहुत से पड़ोसी मुल्क जो किस तरह से हमारे देश के नवयुवक का गैर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको किस तरह से हमारे देश में उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में बात की। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी छोटी सी मुलाकात जो शुरुआत हुई भारत तिवारी के एनकाउंटर से लेकर के पाकिस्तान, पीओके, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश और क्या-क्या दूसरे देशों में हो रहा है और कैसे हमारा देश बहुत आज़ाद है। आई थिंक आप सब लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ कमेंट से बताइए और तब तक के लिए आगे रहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया लकी। थैंक यू। थैंक यू बहुत-बहुत सर। शुक्रिया। थैंक थैंक यू।